अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के जनाब हफ्ते के पहले शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की सुबह का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा और ये होना भी यकीनी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं रात से ही और कुछ इलाकों में हल्की और कुछ में बहुत तेज़ बारिश भी हुई है। नाज़रीन, ज़िंदगी हर रोज़ हमें एक नई अपॉर्चुनिटी फराहम करती है, कुछ भी अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का। तो जनाब, इसी मुस्बत सोच के साथ आज के दिन और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खाकसार को कहते हैं उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह मेरे साथ मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सुबह बड़े अच्छे आप लेक्चर दे रहे हैं माशाल्लाह से, पॉजिटिव माइंड के साथ। आपको पता है मंडे मेरा फेवरेट डे है। मंडे अच्छा, मेरा इतना कोई खास फेवरेट नहीं है। देखिए, दो राय आ गई हैं, ज़रा ट्रैक पर आते आते थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यस, अगर आप वीक का आगाज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में आपको करना चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ और पॉजिटिव माइंड के साथ। और पॉजिटिव माइंड के साथ बात हो रही है तो पीएसएल की भी धूम रही है। मेला जो है वो इख्तिताम को पहुंच गया है। रात को जी कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाउसफुल था, रंगारंग तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तशरीफ़ लाए और पेशावर ज़ल्मी 8 साल बाद दूसरी बार पीएसएल की चैंपियन बन गई। और मैच देखकर तो दिल बाग बाग हो गया। और उसके अलावा जी मौसम को देख देख के जो दिल बाग हो रहा है, बाग बाग हो रहा है, इतना खुशगवार एहसास हो रहा है। मई का महीना इमेजिन करें, जहां मई जून हम डर जाते थे, खौफ में मुब्तला होते थे, वहां हम देख रहे हैं कि मौसम ही अलग है, बादलों की ठंडक है। लेकिन उज़ैर, सबसे अफसुर्दा बात ही कह लें कि सरहदों के पार जी गर्मी जो है वो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। ईरान ने एक बड़ा अमन मंसूबा अमेरिका को भेजा है। अब ये 14 नकात खत्ते में सुकून लाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप का रेड सिग्नल सब कुछ बदल देगा। तजस्सुस तो इस बात का ये भी है कि एक तरफ अमन की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इसराइल ने अरबों डॉलर के जंगी तैयारों का ऑर्डर दे दिया है। तो लगता है कि इसराइल अगले हमले की तैयारियां भी कर रहा है। और सही कह रही है माम, आप दुनिया की सियासत तो अपनी जगह, लेकिन जनाब हम अपनी बात करें, इस सारी सियासत का, इस सारे बखेड़े का जो असर है वो हमारी जेबों पर पड़ने वाला बोझ है जो कि जनाब बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस हकीकत से जितनी भी आंखें चुराएं ये वहीं पर जनाब खड़ा हुआ हमें घूर रहा है। बाजार जाएं तो आप देखें लीमू जो है वो 600 रुपये किलो तक जा पहुंचे हैं। इसी तरह और भी जो बहुत सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं और सरकारी जो रेट लिस्टें हैं ये बस कागजी कार्रवाई तक महदूद है और आम आदमी सिर्फ कीमतें पूछ कर आगे बढ़ जाता है या फिर हस्बे तौफीक थोड़ा बहुत जो खरीद सकता है वो खरीदारी कर रहा है। और डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि एक ही सर्विस पर 2 बार टैक्स आखिर क्यों? नेटफ्लिक्स हो या फिर चैट जीपीटी, ये सहूलत है या जेब खाली करने का नया तरीका? आज इस पर डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ जनाब वेरी इंपॉर्टेंट सेहत की बात, उस खतरनाक रिपोर्ट का भी तस्करा करेंगे कि आखिर क्यों हमारे नौजवान इतनी तेजी से कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और क्या हमारा चेंज होता लाइफस्टाइल ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? तो जनाब इस पर भी डिस्कशन होगी। और साथ ही हफ्ते का आगाज है तो आपको पता ही है आपका फेवरेट सेगमेंट होता है हाल अहवाल बताने का, किस्मत का भी, ये आपके सामने रखेंगे। तो जनाब 2 घंटे आपने हमारे साथ रहना है, शो का भरपूर एंजॉय करना और अपना कीमती फीडबैक हमें जरूर देना है। सबसे पहले जनाब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक 14 निकाती अमन मंसूबा भेजा है जिसमें 30 दिन के अंदर जंग खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने की बात की गई है। लेकिन इस अमन की पेशकश के पीछे एक संगीन धमकी भी छुपी हुई है कि अगर जमानत न मिली तो यही आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बन सकती है। सूरत हाल इतनी नाजुक है कि कुवैत जैसे मुल्क की तेल की बरामदात सिफर हो चुकी है जिसका असर बराह रास्त आपकी और हमारी जेबों पर अभी मजीद पड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब सदर ट्रंप के सामने अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो ईरान की इस 14 निकाती डील को मान लें जिसे वो अभी नाकाबिले कबूल कह रहे हैं, या फिर एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाएं जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं है। और ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका का जवाब मिल गया जिसका वो जायजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल का रद्द-ए-अमल देखें, वो अमन मुज़ाकरात के बीच में अरबों डॉलर्स के जदीद तरीन F-35 और F-15 तैयारे अमेरिका से खरीद रहा है। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा हमारे साथ जो इस सारी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करेंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बताइएगा, अमेरिका की 9 तजावीज़ के मुकाबले में ईरान ने 14 तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी हैं जिसमें 30 दिन में जंग के खात्मे का मुतालबा किया गया है। तफसीलात को अगर सामने रखें, क्या आपको सूरत हाल लगती है
अमेरिका क्या जवाब दे सकता है और क्या फेस सेविंग ढूंढ रहा है या फिर वाकई हम जंग के अख्ताम की तरफ जाएंगे या फिर ये जंग बढ़ती दिखाई दे रही है आपको? अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिनों में बिल्डअप कर रहा है अपने जो उसका मिलिट्री आर्सेनल है उसका इस रीजन के अंदर। और जी। इसराइल भी जो असलहा पहुंच रहा है या जहाज़ों की बात हो रही है या इसके अलावा वहाँ पे और भी हम्म। मिसाइल जो हैं और बहरी बेड़े जो हैं उस तरफ चले हैं, तो वो भी मुबस्सिरीन का कहना ये है कि वो उनमें ख़रीदो फ़रोख्त से ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री बिल्टअप की बात हो रही है। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात की तरफ इशारा करता है। इसका तो मतलब ये है कि ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि हमने एक दफ़ा ईरान के ऊपर एक भरपूर बमबारी करनी है और फिर वही हमारी विक्ट्री होगी, तो ये तो अगर खुदा न ख़ास्ता होता है, तो फिर ईरान को रिटेलिएट करने से कौन रोक सकता है? और इसको इस पूरे जो सिचुएशन है इसको रोकने के लिए फिर कौन बीच में कूद पड़ेगा? और किसके पास जो है वो ये लिवरेज है कि वो अमेरिका को इस बात पे मनवा सके कि आप जो है ये हरकत मत करिए। लेकिन अमेरिका के अंदर अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, एक बहुत उनका स्ट्रॉन्ग वो एक ऐसा पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जो जिनका ये ख़्याल है कि ईरान के मसले का हल जो है वो हमें हतमी तौर पे करना है। और जिस सूरत हाल में ईरान अब पहुँच गया है, यहाँ पे इसे छोड़ना जो है, ये तो ना सिर्फ ये कि अमेरिका की शिकस्त है बल्कि ईरान को बहुत ज़्यादा ताकतवर प्लेयर के तौर पे खित्ते के अंदर छोड़ जाना है। अगर रीडिंग यही है तो फिर तो हालात जो हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ हिम्मत या हौसले की बात ये है या उम्मीद की बात ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने 1 घंटे की गुफ्तगू की है ट्रंप के जी। साथ और उनको बाकायदा ये कहा है कि आप इस जंग को रोक दें और इस जंग को मज़ीद मत बढ़ाएँ। और साथ में ईरान ने पाकिस्तान को 3 फ़ेज़ेज़ के अंदर जो है वो 3 स्टेज अपना प्लान दे दिया है कि इस प्लान के ऊपर अगर काम किया जा सकता है जी। तो सबके लिए बहुत बेहतर होगा, जिसमें बहरहाल पहले स्टेज पे जंग का रुकना बहुत ज़रूरी है और फिर दूसरी स्टेज पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको कैसे चलाया जाएगा, ये बात तय पाएगी। और बिल्कुल, ये यही मामला सबसे तय बड़ी पाएगा। लिंचपिन शासिया है। साहिबा, हमने देखा अमेरिका की जानिब से 9 तजावीज़ आईं और अब फिर 14 निकात जो हैं तजावीज़ पर मबनी ईरान की जानिब से सामने आए हैं। और अगर हम देखें तो ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील का अल्टीमेटम दिया है। क्या तेहरान ये समझता है कि गिरती हुई मकबूलियत की वजह से ट्रंप इस वक्त दोबारा से जंग छेड़ने की पोजीशन में नहीं है? जितने लोगों से मैं राब्ते में हूँ और जितना उनका मीडिया मैं फॉलो कर रही हूँ, ईरान किसी भी किस्म की धमकी वगैरह नहीं दे रहा है। वो अभी भी चाहते हैं कि इस मसले से वो किसी तरह निकल आए। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें 100% यकीन है और हम तैयार बैठे हैं कि ये हमला करें। ये किसी अच्छा। किस्म की नेगोशिएशन या मुज़ाकरात की तरफ फ़िलहाल नहीं आना चाहते हैं। लिहाज़ा हम भी खुद को तैयार करके बैठे हुए हैं। हम सिर्फ़ ये नहीं कहना चाहते कि जी हमें नेगोशिएशन का कोई ज़रूरत नहीं है वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन हमें पता है कि एक दफ़ा ये अपना आखिरी जो है वो कोई ना कोई तरीका हम पे आज़माएँगे ज़रूर। और हम उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं और उसका जो सरप्राइज़ हम इनको देंगे, उससे उनका एक ट्विटर उनका एक अकाउंट है ऑफ़िशियल, उस पे उन्होंने लिखा है कि शायद फिर उससे अमरीकियों को हार्ट अटैक हो जाए। तो मेरी रीडिंग उसमें ये है कि या तो ये बाब-उल मंदेब जो है वो बंद करवा देंगे और उसके साथ-साथ जो 7 से 8 अंडर सी केबल्स हैं जो कि पूरे का पूरा बहुत बड़ा रीजन है जिसके अंदर इंटरनेट का सारी की सारी कनेक्टिविटी और इंटरनेट जो है वो सिर्फ हमारे नाज़रीन को पता होगा कि सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है, वो आपकी हॉस्पिटल से लेकर आपके बैंकिंग तक हर चीज़ जो है इवन आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है, टिकटिंग है, एयरलाइंस हैं, वो सब इंटरनेट के ऊपर होती हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो अगर वो 6-7 केबल्स जिनका IRGC ने नक्शा जो है वो पब्लिश किया है कि वो कहाँ-कहाँ लोकेट हैं और हमें पता है कि वो कहाँ हैं, तो और अगर हम उनको काट सकते हैं, तो ये एक ऐसा बड़ा डिज़ास्टर होगा जो कि फिर ट्रंप से ये नहीं सँभाला जाएगा। अभी आप अपने प्रीएम्बल में महँगाई की बात कर रहे थे। अभी हमारे पास महँगाई का स्पिल ओवर उतना नहीं आया जितना इवन यूरोप में फ़ील हो रहा है। वहाँ पे
चीज़ें जो हैं पहुँचनी अब बंद हो चुकी हैं और जो चीज़ें स्टोरेज में हैं वो ख़त्म हो रही हैं। हम्म, तो ये जो महँगाई है, ये रिसेशन, डिप्रेशन की तरफ आराम से जा सकती है और इसका ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो ट्रम्प पे है जी कि जी एक जंग जो है, वॉर ऑफ चॉइस जो है, जो मुसल्लत की गई एक ऐसे जी मुल्क के ऊपर जो जंग हम्म करना भी नहीं हम्म चाहता और आपके लिए कोई कैटेगोरिकली थ्रेट भी नहीं है हम्म डायरेक्ट, तो हम्म। उस पे आप जंग मुसल्लत करके पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को आपने बिल्कुल हॉल्ट कर शाज़ा साहिबा, दिया और बिल्कुल अगर दुरुस्त फरमाया बाब-उल आपने कि मंदेब जिस बंद हो तरह जाए। से ये सारी सिचुएशन हुई है, ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की गई है और हमने देखा भी कि जिस तरह से गल्फ स्टेट का प्रेशर आया, फिर ये मईशत के हवाले से एक डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर आया और वो तो कहते थे कि जंगों के हामी नहीं है, बिजनेसमैन है। ये सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर ये जंग अब छिड़ जाती है और लेट्स सपोज आपने हुर्मस की बात कर लें, नाकाबंदी के मुतालबे से ईरान पीछे हटा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल जो बनती दिखाई दे रही है, उस पर क्या सिचुएशन हो सकती है कि कानून साजी के जरिए अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों के लिए नो गो एरिया बनाने पर काम कर रहा है। अब नए हुर्मस की बंदिश अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है या ईरान को? अमेरिका को और वेस्ट को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, गल्फ़ कंट्रीज़ को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। ये हम्म हमें याद रखना चाहिए कि ईरान पिछले 40 साल से सैंक्शन्ड हम्म। है और वो सैंक्शंस भी बोन क्रशिंग है, बैक ब्रेकिंग सैंक्शंस हैं। पैनाडोल से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो उनके पास ना वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ना एक्सपोर्ट, और जो भी उनसे इस तरह का कोई लेन-देन करता है, वो कंपनी और वो कंट्री भी हम्म। सैंक्शन हो जाता है। हम्म तो ये सैंक्शंस जो हैं, ये रेटिफाइड हैं और हर लॉ अबाइडिंग कंट्री जो है उसको ये मानना पड़ता है। अब चाइना ने अपनी रिसेंटली कल की डेवलपमेंट है कि उन्होंने अपने उनकी गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है कि ये जो अमेरिका की लगाई हुई सैंक्शंस होंगी ये लॉफुल नहीं होंगी, हम्म लिहाजा हम इनको नहीं मानेंगे। अब आहिस्ता-आहिस्ता बाकी ममालिक भी ऐसा करते रहेंगे, लेकिन ईरान, आपका सवाल ये था कि फ़र्क किसको पड़ रहा है? जी ईरान को नहीं जी। पड़ रहा, क्योंकि हम्म। ईरानियों के लिए महँगाई कोई नई चीज़ नहीं है। नहीं चीज ईरानियों के लिए उनकी करेंसी का डीवैल्यू होना कोई नई बात नहीं है। ईरानी 90% से ज़्यादा अपना फ्रूट, वेजिटेबल, अपनी फूड आइटम्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो डोमेस्टिकली वो पैदा करते हैं। हम्म और ये डोमेस्टिकली पैदा करने की वजह से सेल्फ सफिशिएंट हैं और उनको बाहर से कुछ भी मंगवाना नहीं पड़ता। डॉक्टर साहिबा, इस पे कमेंट कीजिएगा। ईरान की जीरो आप मुझे स्टोरेज और सुनना जो 3.6% यूरेनियम अफजूदगी की तजवीज़ है, क्या आप समझती हैं कि ये एक ऐसी मिडिल ग्राउंड है जिसे ट्रंप इंतजामिया अपने वोटर्स के सामने फतह के तौर पर पेश कर सकती है, अपनी गिरती मकबूलियत को सहारा देने के लिए इस्तेमाल इसे कर सकती है, या फिर जो अमरीकी अवाम है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अमेरिकी अवाम को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप जो है वो जिस अंधे कुएँ में गिर गए हैं। अब तो हम्म। इनको जो है वो मिड टर्म में ही पता चलने वाला है कि अल्टीमेटली इनके साथ इनके अपने सेनेट ने क्या करना है। हम्म अमेरिकी अवाम इस बात से लाताल्लुक़ हैं कि जंग कहाँ है और किससे है। हम्म। उनका प्रॉब्लम ये है कि जंग अब हमें किसी से भी नहीं चाहिए और हमें इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी नहीं चाहिए। वहाँ पे एम्बियंस जी ये है, वहाँ पे पल्स ये चल रही है। तो उसमें अमेरिका के लिए यूरेनियम की अफ़ज़ुर्दगी, आपने बहुत दुरुस्त निशानदेही की, एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो सकती है और ईरान जो है वो हमेशा से इस बात पे बात करने के लिए तैयार है। ये जी बहुत गलत जो है वो परसेप्शन है कि ईरान का जो है ये सबसे वीक एरिया है या सबसे ज़्यादा उनका सेंसिटिव पॉइंट है। वो तो अभी मस्कत में पिछली जो नेगोशिएशन हो रही थी वहाँ पे भी ज़ीरो एनरिचमेंट पे तैयार हो गए थे। जी। तो इसीलिए उन्होंने इसको सबसे आखिरी स्टेज पे रखा हुआ है, हम्म। क्योंकि वो न्यूक्लियर आर्सेनल तो बनाना नहीं चाहते हैं हम्म। और उनके पास यूरेनियम 60% से ज़्यादा एनरिच्ड है ही नहीं। तो हम्म वो इसको बिल्कुल लास्ट पे रखना चाहते हैं और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और ईरान को इसको देने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। प्रॉब्लम लेकिन अगर कहा जाए कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो इस पे ईरान कभी आमादा नहीं होगा। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सही ईरान ने जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि अब डोमेस्टिकली अपनी फ्रूट और वेजिटेबल, अनाज उगाना जी खुद जी से शुरू किया, जब उनको सैंक्शंस हुई, अपनी दवाइयाँ बनानी शुरू की, तो वो कैंसर के आइसोटोप बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो इनरिच्ड यूरेनियम है न्यूक्लियर एनर्जी से। सही तो ये तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनके पास इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो पावर्ड हैं और वो कैंसर का इलाज और बहुत सी और बीमारियों के इलाज के लिए भी उनको ये हम्म। न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। सही तो ये अमूमन माहिरीन कहते हैं कि ये
10% से ज़्यादा एनरिच्ड आपको नहीं चाहिए होता। सही। तो ईरान ने अपनी जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका परसेंटेज 60 कर लिया हुआ है, जो इसको न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बनाता है, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। ठीक। तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इसको 60 से अबव ना करें। लेकिन मसला ये है कि जब वो इस पे मान जाते हैं तो अमेरिका कहता है कि आप इसको 0% पे करें, जी। और जब वो 0% की बात की तरफ बात आती है तो फिर कहा जाता है कि आप इसको पूरे प्रोग्राम को रोल बैक करें। और इससे भी ज़्यादा मज़ा का खेज़ जो है वो मुतालबा ये किया जाता है, जो पीट हेग्सेथ ने रिसेंटली अपने सेनेट के हियरिंग में भी किया, कि कैपेबिलिटी, विलिंग और एम्बिशन को जो है हमने ख़त्म करना है। सही। तो जिस मुल्क के टारगेट ही इतने वेग और स्टूपिड हैं, आप कैसे किसी की कैपेबिलिटी, विलिंगनेस और एम्बिशन को पहले मेजर करेंगे और फिर उसका कत्ल करेंगे? ये सही। 3 एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो क्वार्टर्स यहाँ तक आ जाते हैं, वो आपसे नेगोशिएशन करना ही नहीं चाहते। और नहीं यही चाहते। ईरानियों का कहना है कि हम जब भी इनके साथ न्यूक्लियर की बात पे बैठते हैं, तो ये एनरिचमेंट की परसेंटेज से चलते-चलते हमारी एम्बिशन और विलिंगनेस को जो है वो ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इतने स्टूपिड और बेवकूफ़ लोगों के साथ आप नेगोशिएशन कैसे कर सकते जी। हैं जी। कि मेरे अंदर अगर ये विलिंगनेस है कि मैं कल को एक न्यूक्लियर पावर बन जाऊँ, तो ये मैं कहाँ से उनको विलिंगनेस टेबल पे रख के दूँ ताकि ये उसका गला घोंट दें। तो बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बात ऐसे ही न्यूक्लियर है। की करते ही इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं कर। इनका एक ही मिशन है कि ये ईरान को डिसफंक्शनल करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपनी पूरी मोनोपोली चाहते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर मोनोपोली नहीं होगी तो चाइना जो है वो इनके ये कंटेन करने का बिल्कुल, ख्वाब और नहीं ईरान देखते ऐसा रहेगा। होने देना तो नहीं चाइना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया शाज़िया चीमा साहिबा आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि शाज़िया साहिबा भी बता रही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काबिल कबूल ही नहीं है, और ईरान कभी ये चीज़ें कबूल करेगा ही नहीं। और दोनों ही अपने मुतालिबात को लेकर डटे हुए हैं। और बारहा हमने देखा है कि जंग टलती टलती फिर जंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही जो पॉइंट्स हैं, आबना हुरमस पर अपनी मोनोपोली जो है अमेरिका चाहता है और ईरान ये होने नहीं देना चाहता। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मईशतों का नुकसान है वो हम देख रहे हैं। तेल की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान में भी अगर हम देखें महंगाई में इजाफा होगा, तो ये सारा कुछ पूरे खिते को ही डील करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि अमन अमान से मामला हल हो जाए, बैठ के मामलात को तय कर लिया जाए। कोई अगर तजवीज़ दे रहा है, ईरान भी अपनी Yes. तजावीज़ दे रहा है, तो उसका एहतराम करना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए, ना कि आप उनका मजाक उड़ाएं, तमस्कुर उड़ाएं। और जहाँ तक न्यूक्लियर डस्ट की बात है तो माहम आप देखिए कि जितनी भी सुपर पावर्स हैं या फिर उनके अलायज हैं, अपने लिए तो वो देखिए, ईरान के लिए वो कहते हैं कि जनाब आपका जो न्यूक्लियर डस्ट है उसकी कैपेबिलिटी आपके पास नहीं होनी चाहिए। यानी वो कहते हैं कि सारी दुनिया की कैपेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए और जितनी डिसेबिलिटी है ये दूसरे ममालिक के पास, हमारे दुश्मन ममालिक के पास होनी चाहिए। तो ये ख्वाहिश के साथ जनाब दुनिया जो है वो नहीं चल सकती। दुनिया अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो चुकी है। इस बात को समझने की बेहद ज़रूरत है। खैर, जहाँ पर डायनामिक्स बदल रहे हैं वहीं पर मौसम भी वहाँ तब्दील हो रहा है। और आपने नोट तो किया होगा कि मई का महीना शुरू होते ही मौसम ने कैसे अचानक पलटा खाया, वरना पिछले आखिरी जो अप्रैल के दिन थे अच्छी खासी गर्मी थी। कहाँ हम एसी चला रहे थे घरों में, गाड़ियों में, और अब हम दोबारा से देख रहे हैं कि जनाब सर्दी आ गई है और रात को आपको एसी बंद करने की नौबत जो है वो आ जाती है। दोबारा से गीजर ऑन कर देंगे भी नौबत आ जाती। शुमाली इलाका जात से आती ठंडी हवाएं ये जनाब संदेशा दे रही हैं कि बादल अब सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कोयटा तक सबको भिगोकर ही दम लेंगे। लेकिन ये बारिशें जहां गर्मी से रिलीफ हैं, वहीं पर किसानों के लिए परेशानी का बायस भी बन सकती हैं। और ख़ास तौर पर वो सयाह जो मरी या सवात जाने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम तो खुशगवार है। मगरबी हवाओं का ये सिलसिला जो शिमाल से दाखिल हुआ है, इसने यालाबारी और लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी पैदा कर दिए हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक सोलर पैनल्स और जो खड़ी फसलें हैं वो अगर हम देखें तो बदलते मौसम से मुतासिर हो सकती हैं। और अब ये बादल कहाँ कहाँ बरसेंगे और हमें क्या एहतियात करनी है, इसी तफसीलात के बारे में जी हम जान लेते हैं। हम मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मगरबी हवाओं का ये जो स्पेल है, इसकी शिद्दत पिछले सिस्टम के मुकाबले में इस बार कितनी ज़्यादा है? देखिए, ये वाला जो स्पेल है अब अगले 24 घंटे मजीद जो है ना वो पाकिस्तान के बलाई इलाकों में महदूद रहेगा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बाज़ मकामात होंगे खिता पठवार के और इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इसके अलावा जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके हैं, ख़ास तौर पर लाहौर
गुजरांवाला, सियालकोट, हाफसाबाद और गुजरात के इलाके, यहाँ पर जो है ना ये दोबारा से ये बनेगा अगले 24 घंटे के दौरान। इसमें आंधी भी है और बाज़ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। जी। अच्छा इरफान साहब, याला बारी की भी पेश गोई है, क्या इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि सोलर पैनल्स या गाड़ियों के शीशों को भी नुकसान पहुंच सकता है? देखिए इसमें ना विंड भी चलेगी, जिस तरह कि आपने देखा होगा कि लाहौर में जो है ना परसों भी जो है ना वो एक जोरदार हवा चली है। तो एक बार और जो है ना वो इस तरह की हवा जो है ना वो चलेगी और उसके बाद ये सिलसिला जो है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद जो है ना वो गर्मी का प्रॉपर आगाज हो जाएगा। आपके पास देखेंगे कि दोबारा से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 24 से 48 घंटे हैं, उसके बाद जो 48 घंटों के बाद जो टेम्परेचर्स होंगे वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इरफान साहब, जिस तरह से आपने भी कहा कि गर्मी का बाकायदा आगाज हो जाएगा, तो ये क्या पैटर्न चेंज हो रहा है? क्या क्लाइमेट चेंज का असर है कि मई के महीने में हम ऐसी बारिशें देख रहे हैं जहां हम इमेजिन करते थे कि मई, जून, जुलाई की तो गर्मी बहुत शिद्दत की होती है? जी इरफान साहब। इरफान साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि मई जून को हमेशा हम तसव्वुर करते हैं कि बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं बारिशें हो रही हैं जो कि बिल्कुल सरप्राइजिंग है। तो आपको क्या लग रहा है, ये पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से? देखिए ये जो है आपने भी देखा होगा कि जो कराची, हैदराबाद और इसके गिरदनवा के जो इलाके हैं यहाँ पर हीट की कंडीशंस बन रही है। मतलब वहाँ पर शदीद गर्मी है। कल कराची का जो टेम्परेचर था वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका था। तो आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर गर्मी होगी। लेकिन जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं या हमारे बलाई इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा वेस्टर्ली वेव की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है। लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा से यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा है कि हमारा जो पाकिस्तान है इसकी लोकेशन ऐसी है, शुमाली इलाकों का जो टेम्परेचर जो होती है मौसम वो डिफरेंट है, जबकि जनूबी इलाकों का बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये लैट लॉन्ग वाइज जो है ना इसकी लोकेशन पाकिस्तान की ऐसी है। पहले भी जो है ना वो ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी वजह से हुआ ये है कि आपके जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े सारे इस तरह शिफ्ट हुए हैं कि जो वेस्टर्ली वेव थी वो मई के महीने में इतनी नीचे नहीं आया करती थी। अब जो है ना ये वेस्टर्ली वेव जो है ये नीचे आके हमारे जो है तकरीबन भलाई पंजाब तक अफेक्ट कर रही है, जो कि आजकल के सीजन में कम होता है। जी बिल्कुल सही इरफान साहब। अगले 24 से 48 घंटे जो हैं वो इस हवाले से अहम है कि बारिश है ये आ सकता है, उसके बाद दोबारा से गर्मी का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन हम देख रहे हैं कि जनाब मौसम जो है वो खुशगवार है और सरप्राइजिंग भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि जनाब इन दिनों में तो शदीद गर्मी हुआ करती है। माहम अब आप बताइए और समझाइए कि मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। हाँ, चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लें। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि कुछ सयाह जो हैं वो जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं ट्रिप, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देख कर सोच समझ कर ट्रैवल करना है। तो आइए सयाह बादलों का ख्याल करें। बिल्कुल। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंद व बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 15 और कम से कम 5 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 18 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बात करें मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 20 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि सवात में
ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 16 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, कोहिस्तान, मालाकंड, सवाबी, चारसत्ता, कोहाट, खैबर, हंगू, कुरम और डीआई खान में हल्की बारिश का इम्कान है। और बात करें नाज़रीन 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, तो हम देख रहे हैं जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 और मिनिमम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवा में भी मौसम खुश्क रहेगा। जबकि दिन के दौरान जनूबी अजला में तेज़ और गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी अजला में गर्म रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध का मौसम, जहां हम देखते हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची की बात करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 36 और मिनिमम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। ताहम बाद दोपहर तेज़ और गर्म हवाएं चलने का भी इम्कान है। जनाब बहुत सारे मौज़ूआत अभी बाकी हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे बहुत ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और नाज़रीन सेहत की बात कर लेते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि कैंसर जैसी पेचीदा बीमारियां शायद सिर्फ ढलती उम्र का हिस्सा हैं, लेकिन बरतानिया में होने वाली एक तहकीक ने तो उज़ैर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकाल दी है। अब ये मरज़ जो है वो 20 से 49 साल की उम्र के अफराद, मतलब हम जैसे नौजवान भी इसका निशाना बन रहे हैं। आंतों, छाती और जिगर समेत 11 ऐसी इकसाम हैं जो तेज़ी से फैल रही हैं। और जानते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या बताई गई है कि हमारा अपना बढ़ता हुआ वज़न, मतलब कि मोटापा, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं और बस खाते रहते हैं। वेरी अलार्मिंग। और डराने वाली बात यह है कि जनाब सिर्फ मोटापा ही नहीं बल्कि वो प्रोसेस फूड जो हम बड़े शौक से मंगवा कर ऑर्डर करके खाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो हम छोटी सी तकलीफ पर खुद ही तजवीज़ करके खा लेते हैं और वो भी उसके पीछे छुपे दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन जनाब अब इतना भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फितरत के पास हर मसले का हल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जबील महरवी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मेडिकल साइंस तो हम देखते हैं कि मोटापे को कैंसर की बड़ी वजह करार दे रही है। आप बताइएगा कि मोटापा जिस्म में कैंसर का सबब आखिर कैसे बन रहा है आजकल? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि जो मोटापा है ना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की आमाजगाह होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और बार बार स्नैकिंग करते हैं और हर वक्त खाने पे ध्यान होता है, बल्कि अपने ही खाने पे नहीं होता, दूसरे के खाने पे भी नज़र होती है तो उस वक्त इस तरह के मसाइल बनेंगे। और फिर रात को जो लेट आवर्स तक हम खाते रहते हैं वो उससे ज़्यादा ख़राबी का बायस बनता है। इसलिए कि बॉडी के अंदर फिर आपके वो मुख्तलिफ खुराक न्यूट्रेंट्स की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाती है और उसी से आपका जिस्म जो है ना वो भद्दा नज़र आता है और मुख्तलिफ मोटापा और बल्कि होना और अजीब तरह के हालात। और वही चीज़ जो न्यूट्रेंट बॉडी के अंदर रुके हुए होते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन और उसकी मसाइल जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं उसमें, और उसकी रूट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वहीं से काम कैंसर की तरफ चला जाता है। ये सिर्फ एक मोटापा ही नहीं। और आपने जो 20-22 साल की बात की, मैं इस वक्त बहुत छोटे बच्चे देख रहा हूँ। मेरे पास अभी एक बच्चा जो है वो पिछले दिनों आया, उसकी उम्र जो है वो 7 महीने है और लिवर कैंसर है। स्प्लीनोमेगली का साइज बढ़ गया हुआ, थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे हैं। वजह क्या है कि सबसे पहले तो जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला काम, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बल्कि होने से पहले हिफाजती टीके और मुख्तलिफ चीज़ें माँ को, फिर उसके बाद माँ को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ 9 महीने तक, उसके बाद फिर बच्चा दुनिया में आ गया
तो आते ही पहले वो एक आइकोबैक्टर के अंदर शीशे के जार में वहाँ रखा जाता है, वहाँ मुख्तलिफ दवाइयाँ अंधाधुंध उसके ऊपर आते ही बम्बार्ड शुरू हो जाती है। जिसको आते ही नेचर और फितरत की तरफ लेके आना है, हम उसको, जिसको शहद चटाना है, हम उसको दवाइयों के इंजेक्शन और ड्रिपें और कहाँ कहाँ पे बैरनुला शहद वगैरह से तो मना कर देते हैं बाकायदा। वो सर वो तो देखे ना, वो मना कर रहा है। जिसको तालीम जो है वो यहूदो नसारा ने अपनी दी है, तो वो अपने उस हिसाब से बात करेगा ना। दूसरी बात यह है कि डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को माएँ जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही और उसके बाद वो डब्बों के दूध पे लगा देती हैं, वो मसले बिगड़ रहे हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा सा वो कुछ खाने के काबिल होता है तो सबसे पहले चावल आ गया, फिर उसके बाद चिकन, मुर्गी जो है वो बॉयल करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ, फिर उसकी हड्डी जो है वो धो के उसको पकड़ा दी जाती है। और फिर जब वो थोड़ा सा दांत निकलने का ज़माना आ गया और दांत आ गए, तो फिर सबसे पहला काम जो हमारे यहाँ किसी दौर में होता था कि मंजन होता था, अब हमने टूथपेस्ट और ब्रश दे दिया। और ये जितने भी टूथपेस्ट ब्रश करने वाले हैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट में लगे होते हैं, ये कैंसर कॉज कर रहा है। टूथपेस्ट कैंसर कॉज कर रही है। अच्छा। उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट, दो ऐसे केमिकल्स हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, जिस तरह से आपने बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक का नक्शा खींचा और लाइफस्टाइल, ये तो फिर हम हर चीज को ही छोड़ना पड़ेगा। हम अपने आप को खुद जिंदगियां दाव पे लगाए हुए और अपने हाथों से पैसे देकर ये सारा कुछ खरीद रहे हैं। और उसके बाद वो जो पेस्ट है उसमें जैसे मैं सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट की बात कर रहा हूँ, ये दो केमिकल वो हैं जो झाग बनाते हैं पेस्ट में। और यही झाग बनाने का काम शैम्पू के अंदर भी यही केमिकल करता है, यही काम साबुन के अंदर भी करता है, यही काम जो है वो सर्फ के अंदर भी करता है। तो हम देख लें कि कभी किसी ने सर्फ से या साबुन से या किसी ने शैम्पू से कभी दांत साफ किए? तो मेहरवी साहब, ये जो तो यहाँ भी कहते हैं कि हर्बल भी आती हैं टूथपेस्ट, आप वो इस्तेमाल सर कर लें, वो कम झाग ऊपर बना- ऊपर उसके कुछ भी लिख देने से, तस्वीर बना देने से मामला हल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी हर्बल कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है, अगर तो झाग नहीं बना रही तो फिर तो वो शायद हो, लेकिन ऊपर तस्वीरें बना देने से, ऊपर मिसवाक दे दो, ऊपर दातन बना दो, ऊपर जो मर्जी छिलके लिख दो, तो उससे और कुछ नहीं एंड होगा। पे आप वो उसके ग्रीन अंदर उसको लौंग मार्क लगा डाल दो, दें। उसके अंदर जो मर्जी डाल दो। तो सबसे आसान जो है ना, मैंने कौम को दी है। हालांकि वो कहते हैं पैसे कमाने हो तो आप अपने फार्मूले को मार्केट करें और उसको किसी के साथ मिल जाएं या खुद भी कर लें, तो आप उसकी पेस्ट बना लें और उसको पूरी दुनिया में फैला दें या पाकिस्तान में फैला दें, तो आपको पैसा आ सकता है। तो मैंने पैसा कमाने के बजाय पब्लिक को ये कहा है कि खुद से कर लें। मैं आज सुबह भी करके आया हूँ। और क्या चीज़ है कि आपने 1 चम्मच नमक लेना है और 1 चम्मच हल्दी लेनी है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और उसमें 1 चुटकी आपने लौंग का पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी मीठा सोडा, ठीक है, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसमें, तो आपने ऐसे करके उसको ज़रा मिक्स करके सॉरी, तो उसको पेस्ट बना लें। और वो पेस्ट बना के आप किसी कटोरी में किसी चीज़ में रख लें और उसको थोड़ा सा ब्रश पे लगा लें, उंगली पे लगा लें, ब्रश पे लगा लें। डेली उसके साथ फ्रेश करें। बनाना चाहिए जमील साहब? नहीं, एक दफ़ा अगर बन गया तो आपका वो ये फ्रिज में थोड़ी रखना है, आपका कहीं भी पड़ा है, अच्छा, कहीं भी रखो। रूम टेम्परेचर में पड़ा है तो 2-4 खराब दिन नहीं चल होता। जाता है। 2-3 दिन चल जाता है। बल्कि अव्वल तो अगर जितना ये बताया 5-6 लोग एक घर में हैं, तो अगर वो सारे करें तो वो खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर ताज़ा बना लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा है। और ये मेरा इतना पॉपुलर हुआ है पूरी दुनिया में कि जहाँ मैं कहीं भी जाता हूँ, पब्लिक में, कहीं किसी मुल्क में, कहीं भी, तो वो कहते हैं हाँ वो आपकी फलां चीज़ हमने टूथपेस्ट खुद बनाई और वो हमने शुरू की, तो वो कहते हैं दांतों के बहुत सारे मसाइल, दांतों की सारी बीमारियाँ जो हमारी वो ख़त्म हो गई। सो हमें बैक टू नेचर, फितरत की तरफ लौटना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है, इन चीज़ों को बैन होना चाहिए। लेकिन हुकूमती सतह पर इसका कुछ नहीं हो रहा। तो हम खुद इंडिविजुअली तौर पे, अपने अपने तौर पे अगर हम ये देखें कि मुझे फास्ट फूड नहीं लेना, आपको नहीं लेना, ये जो सुन रहे हैं इनको नहीं लेना, तो कल कौन लेगा? कल ये सारे अपनी मौत खुद मर जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पैसा खर्च करके हम वहाँ से बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेले जा रहे हैं। फिर एक और रिसर्च ये कहती है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन करवाने का, एडवांस वैक्सीनें करवाने का रवाज है, उन खितों में कैंसर बहुत आम होगा। वो भी पोजीशन आप देख लें किस तरह की। तो ना वैक्सीन तो आप अंदाजा नहीं बूस्टर भी कर लगवा सकते। रखे हैं। आप अंदाजा नहीं करते। इस पे हम एक सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब। हम बताएंगे कि ये जितनी वैक्सीनें हैं, इनके अंदर जो कुछ डाला जा रहा है एडवांस में, उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें शामिल हैं
रोंगटे खड़े करने बल्कि हला देने वाली बातें होंगी कि इनमें क्या क्या कुछ पाया जाता है। मैं रिसर्च के साथ आऊँगा और पेपर लेके आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि उसमें बंदर की कलेजी कैसे डाली जाती है, उसमें और क्या क्या कुछ शामिल होता है। छोटे छोटे एम्ब्रियो और गंदे अंडों के अंदर जो जाइगोट में से वो जो बच्चे अंदर ही अंडे में मर गए होते हैं, इन सारी चीजों, ये कौन खेल रहा है इसके पीछे, हम जरा एप्स्टीन फाइलों को थोड़ा सा खोलेंगे तो कैंसर फैलाने की बातें कहां से आ रही। तो अब एक और चीज कि कैंसर बिगड़ कैसे रहा है, कैंसर ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लोग फितरत और नेचर की तरफ नहीं आ रहे। सबसे पहले सर्जरी, फिर पहले केमो, फिर सर्जरी, फिर केमो, फिर रेडिएशन, फिर रेडियोथेरापी वगैरह की चीजें, और उसके बाद इम्यूनोथेरापी। ये सारे के सारे जो है इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत को लेट डाउन करते हैं और इंसान कैंसर से नहीं, इन थेरापियों से उसकी डेथ होती है। और हम समझते हैं कि नहीं, कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चला गया। तो बैक टू नेचर, फितरत की तरफ लौटना है। फितरत और नेचर जो है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी पावर रखी है, ऐसा हीलिंग सिस्टम रखा है जो आपको रिपेयर करता है, जो इससे रिपेयर कर सकता है, आपको देखिए बचा सकता है। ये कैंसर है, इसके अंदर बेशुमार मसाइल हैं, इसकी बॉडी के अंदर और कई सारी चीज़ों के साथ उसने उसको लपेटा हुआ होता है। तो हर पेशेंट की कंडीशन और रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी दवाई, उसका इलाज होगा। फिलहाल ये है कि दमासा बूटी एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है और उसको हमें उसका कावा बना के जो है वो पीना चाहिए सुबह शाम 2 टाइम पे। और आम रूटीन में भी तंदुरुस्त लोगों को भी जरा थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जितनी तेजी से ये फैल रहा है तो हर एक को कोई पता नहीं कि उसके अंदर कब कहाँ पे किसी वक्त कोई एबनॉर्मल सेल खुलिए डिस्टर्ब हो जाए और कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हों या होना जा रहे हों। तो हमें चाहिए कि हम इस दमासा बूटी का कावा, जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स लेते हैं, लोग कॉफ़ी और टी पे लगे हुए हैं, तो हमें इनको भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। बहुत अच्छा कमाल का टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मेहरवी साहब, फिर ये जो जंक फूड्स हैं हर गली मोहल्ले में हम देख रहे हैं दस्तयाब है, रोज दुकानें भी नई नई खुल रही हैं, और फिर उसके अलावा प्रोसेस फूड आ जाता है। फिर हम देखते हैं फ्रोजन फूड जो है उसको बड़ा जनाब ग्लोरीफाई करके बेचा जाता है, बड़े बड़े स्टार्स उसकी ऐड कर रहे होते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ कि मैं इस मामले में बड़ा मुतमिन और सेटिस्फाई हूँ कि ये जो इन्होंने कहा ना कि शॉप 8 बजे बंद और उसके बाद डाइनिंग जो है वो 10 बजे बंद, मैं ये समझता हूँ कि इशा तक डाइनिंग भी देनी चाहिए और उसके बाद इसको भी बंद कर देना चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना, हम सुन्नत और वो जो तरीका है ना, तर्ज जिंदगी है, जो जिंदगी करने का तरीका, हम उसके करीब आ जाए। ये लोगों को अगर इशा के बाद खाना ना मिले कहीं से भी, बाहर से भी, जो हम फूड डिलीवरी और इस तरह की चीजें, तो वो मसाइल जो है ना, वो भी हमें बहुत सारे मसाइल से, बीमारियों से इस मुल्क को निकाल सकते हैं। अब देखें ना, पहले क्या होता था, डिलीवरी खाना घर में होता था जी। और हर चीज हम घर से खुद बना के खा रहे होते और टाइम से खा रहे होते थे। अब खाना बाहर से आता है, डिलीवरियां भी बाहर होती हैं, ठीक है, और मसले ही मसले हमारे साथ सेहत के। हमने अपनी जिंदगी और देखा देखी क्या किया, आप बहुत डीप बात करना चाह रहे थे, फिर आपने कवर कर दिया। हम देखा देखी जो है ना, आप वहां पहुंच गए, इसलिए मैंने आपको सुना रहा था ना, जब आप वहां पहुंच गए मैं जानते हुए भी इग्नोर कर रहा था। इसके बाद आ जाता है कि हम अपने आप को एक और तरीके से भी दाव पे लगाए हुए, हम ये कहते हैं कि नहीं सारी दुनिया कर रही, सारे लोग खा रहे हैं, तो सारे खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा। ओ भाई, कहीं हेल्थ के शोबा में जाके देखो, हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाके बैठ के देखो जरा, एक दिन आपको पता चले कि कितने मिसाइल में लोग। मेरी सुई जो है ना वो वहाँ अटकी हुई है, जो आपने इससे पहले इस सवाल के जवाब में बात कही है। मेरे एक दोस्त थे, तो उनके फादर कैंसर से इंतकाल हो गया उनका। वो कहते हैं कि मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए तो आपको कीमो नहीं लगवानी, किसी भी सूरत नहीं। कहते वो इतना तकलीफ दे, उसके बावजूद भी इंसान ने जाना है, तो इस तकलीफ दे अमल से आपको गुजरने की जरूरत नहीं है। एक जुमला दूंगा, आप भी वैसे ही बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं बर वक्त तशखीस हो जाए तो बचा भी जा सकता है। देखें, अगर आपने अपने आप को अजियतों से बचाना है और ज्यादा लंबा अरसा जिंदा रहना चाहते हैं, तो अपने आप को केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, रेडियोथेरापी या सर्जरी या जो हमारे यहाँ इम्यूनोथेरापी, इनसे दूर रखें। और अगर आप ये समझते हैं कि हमें डायग्नोज करना है, तो ब्लड से कैंसर के ट्यूमर मार्क्स और मुख्तलिफ कैंसर के खुलियों के टेस्ट वगैरह से पता चल सकता है। उसके लिए किसी भी सूरत में सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, बोन स्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी और ख़ास तौर पे ये जो बायोप्सी होती है, ये किसी भी सूरत में नहीं करवानी, वरना ये कैंसर कर रहे हैं और इसकी वजह से कैंसर फैलता है। इसकी वजह से कैंसर अगर आप में पहले से मौजूद है
तो और ज्यादा बिगड़ेगा, बिगाड़ के साथ खतरनाक कंडीशन में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं जी, ये तो तशखीस करने के तरीके हैं। इसकी बजाय उनको चाहिए कि वो अल्फा फिटोप्रोटीन है, उसके बाद CA125 है, CA1 5.9 है, CA1 5.3 है, CEA है, C3 है, C4 है, PIVK2 लेवल है। 8 टेस्ट मैंने ये गिनवा दिए, ब्लड से हैं। ये करवाने से पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं। यानी कि बर वक्त तशखीस ऐसे भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का, और बहुत जबरदस्त रिसर्च थी आपकी। जबरदस्त रिसर्च के साथ और बड़ी सॉलिड बातें की हैं, और सोचने की ज़रूरत है। मोटापे से दूर रहना है और इस तरह की डाइट रखें जो आपको सेहतमंद बनाए, और प्रोसेस फूड से दूर रहें। जिस तरह से मेहरवी साहब बता रहे हैं, ये वाकई बड़ी खौफ की बात है कि आजकल बच्चे में हम देख रहे हैं कैंसर है। तो अगर इससे बचना चाहते हैं तो बेहतरीन लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल को आप अडॉप्ट करें, और ये भी देखें कि आपके जो बड़े थे वो किस किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते थे, क्या उनकी रूटीन होती थी। तो आप भी जनाब उन्हीं चीज़ों की तरफ वापस जाएं, नेचर की तरफ वापस जाएं, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। नेचर की तरफ क्या जाएं, महंगाई भी बहुत हो रही है। बिल्कुल महम, और किचन का बजट तो देख के आजकल तो सर ही चकराने लगता है कि अभी कहते हैं उतनी महंगाई आनी नहीं है जितनी खुदा ना खास्ता आ सकती है। और हम बात कर लें सब्ज मसाला जात की, बात कर लें आप डेयरी प्रोडक्ट्स की, आप बात कर लें, लग्जरी लगती है लोगों को। और सरकारी रेट लिस्टें तो जनाब आप छोड़ ही दें, वो उसमें अगर मेंशन है कि 170 रुपये का दूध है, मगर दुकान पे आप जाते हैं तो वो 230 में दस्तयाब है। और दही की कीमत अलग से जनाब आसमान से बातें कर रही है। और ऐसे में यही नहीं पता चलता कि जो सरकारी रेट लिस्टें हैं ये किस लिए आखिर जारी की जाती हैं, ये कागजात का, दरख्तों का इतना ज़्यादा क्यों किया जा रहा है अगर इसके मुताबिक चीज़ें बेचनी नहीं है वहाँ। बिल्कुल ऐसे ही। और गर्मियों में आपको मालूम है कि लेमन का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। और अब देखें कीमतें जो हैं वो रेट लिस्ट पर अब देखें तो 285 रुपीज़ का बताया जा रहा है, और दुकान पर देखें तो 600 रुपीज़, 600 रुपये मांगे जा रहे हैं। सोचें आप, इतनी महंगाई हो गई है। आलू, प्याज, टमाटर, अब ब्रायलर गोश्त ने तो रही सही कसर पूरी कर दी है। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका अब दाल रोटी के लिए भी परेशान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, निदा मुमताज़ से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, इतना महंगाई में इजाफा हो रहा है, किस रेट पर क्या चीज़ें दस्तयाब हो रही हैं। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में, और किस रेट पर क्या चीज़ दस्तयाब है कि आम आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए महंगाई का जो जिन है वो दिन ब दिन जो है वो बेकाबू हो रहा है, और इस्लामाबाद में भी रेट्स जो हैं हर चीज़ के काफ़ी हाई हो गए हैं। और इस हफ्ते स्पेशली अगर मैं रेट्स की बात करूं तो हर चीज़ की कीमत में तकरीबन 30 रुपये से 50 रुपये, और कुछ चीज़ों में 100 रुपये का भी इजाफा हुआ है। और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, और यूँ महसूस होता है कि बस दुकानदारों के पास एक बहाना है कि पेट्रोल महंगा हो गया और हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ, और हर मार्केट का अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना रेट है। और अगर इनसे कहा जाए कि आप हमें रेट लिस्ट दिखाएं तो वो भी आवेज़ा नहीं कर दी जाती, और अगर आवेज़ा की भी गई होती हैं तो उन पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और आपने रेट्स की बात की, तो देखिए फलों के अगर मैं रेट्स की बात करूं तो जो सेब है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है, लेकिन जो कम से कम सेब है वो भी इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद की मार्केट्स में 350 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह केले की बात की जाए तो आज केला जो है 230 रुपये फ़ी दर्जन है। चिकन की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस हफ्ते चिकन की कीमत जो थी वो पहले 335 रुपये थी, और जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ तो आज उसका जो रेट है 395 रुपये है। तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। घी की बात करें, दालों की बात करें, तो आम आदमी की जो पहुंच से चीज़ें हैं वो अब दूर होती नज़र आ रही है। इस तरह अगर मैं इस्लामाबाद के जो सस्ते बाज़ारों की बात करूं तो हमने वहाँ का भी रुख किया, तो वहाँ पे रेट्स आम मार्केट की निस्बत आप कह सकती हैं कि 20 से 30 रुपये का मतलब उसमें कंपैरिजन करें तो वहाँ पे कम होगा। लेकिन वहाँ पे लोगों का शिकवा ये होता है कि चीज़ जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मयारी नहीं होती, और वहाँ पे भी रेट लिस्ट तो आवेज़ा होती हैं मगर उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं होता, यानी कि कोई चेक इन बैलेंस नहीं होता। हर स्टॉल का जो है अपना ही रेट होता है। बिल्कुल, सस्ते बाजार तो मौजूद हैं, रेट भी थोड़ा कम है, लेकिन क्वालिटी की अशिया वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। निदा, हमारे साथ रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। फैसल खान, हमें बताइएगा लाहौर में महंगाई की क्या पोजीशन है? क्या पीरा फोर्स के आने से नाजायज़ मुनाफाखोरी में कोई कमी आई? क्या सरकारी नर्ख पर अशियाए खुरोनोश शहरियों को दस्तयाब हैं? जी उज़ैर, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आजकल तो, बल्कि पेरा फोर्स नज़र भी नहीं आती है मार्केट में जाओ तो। महंगाई नेचुरल सी बात है, आपको पता है पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जानी है। सो फॉर अभी तक लाहौर में सब्जियों की कीमतें समहाउ स्टेबल हैं, ज़्यादा बढ़ी नहीं है। आलू सरकारी कीमत 20 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में आलू 30 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है।
प्याज सरकारी कीमत जो है वो इस टाइम पे चल रही है 60 रुपये फ़ी किलो, मार्केट में चल रहा है 100 रुपये फ़ी किलो। टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ है, 35 रुपये सरकारी कीमत इसका रेट है फ़ी किलो का, मार्केट में 50 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। तो सब्ज़ी अभी कीमत बड़ी नहीं है, सब्ज़ी वाफिर मिकदार में हमारे होती भी है, पहले सिंध से आती है, फिर पंजाब से शुरू हो जाती है। तो फिलहाल सब्ज़ी महंगी, क्योंकि दूसरी बात ये भी कि देखें जो मंडी वाले हैं उन्होंने अपनी चीज़ बेचनी है, इसी तरह पेट्रोल फरोश ने चीज़ बेचनी है, तो जी। इमीडिएटली महंगाई नहीं करेंगे, लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम महंगाई डेफिनेटली आने वाली, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ते साथ ही कीमतें बढ़ जाती हैं। फ्रूट जो है वो आजकल जो है वो आम आदमी जो है वो खरीद नहीं सकता। वजह क्या है? अगर हम फ्रूट में बात करें, एप्पल यानी कि सेब, काला कल्लू सेब जो है इस टाइम पे इसके मार्केट में जो रेट चल रहा है 500, 550, 600 रुपये तक चला गया हुआ है। और केला जो कि एक बहुत ही रेगुलर फ्रूट है, यहाँ पे दस्तयाब भी होता है, सस्ता होता है, नॉर्मली 100-150 रुपये दर्जन फी दर्जन होता है, इस टाइम पे 300 रुपये फी दर्जन पे जो चला गया हुआ है। इसी तरह पपीते की बात करें तो पपीता इस टाइम पे 400 रुपये फी किलो तक चला गया। तो फ्रूट जो है वो एक आम आदमी के बस की बात Right. नहीं रह गई। एक आम आदमी फ्रूट को यानी कि हमें लाहौर में देखना जो भी शायद फ्रूट है वो पास से आम गुजर आदमी मतलब पास से भी गुजर रहा है, तो देखना भी उसके लिए महंगा ही पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, देखेंगे तो दिल ललचाएगा और कहीं ना कहीं जेब से पैसे निकलेंगे और वो हौसला नहीं पड़ेगा। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद से जानते हैं। आसिफ, बताइएगा यहाँ फल और सब्जियों की कीमतें क्या हैं? क्या जो सरकारी रेट है उसी पर दस्तयाब हैं या फिर जो दुकानदार है वो मनमानी कर रहे हैं? देखें जी, सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है दूसरी दीगर शहरों के मुकाबले में, क्योंकि जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जब एक्टिव नहीं होती तो फिर उसके बाद दुकानदार या जो पथारेदार होते हैं वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। अगर हम सरकारी लिस्टें देखें सब्जियों की तो इंतहाई अर्जा इस वक्त नरखें सब्जियों के, लेकिन जब आप ठेले पे जाते हैं या किसी बाज़ार में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कीमतें जो है ना कितनी ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। आलू और प्याज की हम बात करें तो 20 और 22 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 50 रुपए या 60 रुपए किलो के हिसाब से जो दुकानदार है या जो ठेले पे फ़रोख्त कर रहा होता है वो फ़रोख्त कर रहा होता है। इसी तरह मुर्गी की कीमत की हम बात करें तो अभी 3 से 4 रोज़ कबल तक वो 450 रुपये तक कीमत आ गई थी, लेकिन अभी 3-4 दिन में ही, हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी अभी 575 रुपये मुर्गी के गोश्त का जो है वो रेट इस वक्त पहुंच चुका है। बकरे के गोश्त की हम बात करें तो 1700 रुपये किलो सरकारी रेट है, लेकिन 2000 से ऊपर ही वो बकरे का गोश्त मिल रहा होता है। इसी तरह 950 रुपये बछिया का जो गोश्त है बगैर हड्डी वाला वो सरकारी रेट है, लेकिन आपको दुकान पे 950 रुपये में नहीं मिलेगा, वो आपको 1200 या 1400 रुपये किलो में दस्तियाब होता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि जो कमिश्नर कराची की प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो एक्टिव बिल्कुल नहीं ठीक है होती। आसिफ, ज़ाहिर बात है। सरकारी रेट लिस्ट में और दुकान पे जो रेट लिस्ट उन्होंने अपनी लगाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कम से कम अगर महंगाई हुकूमत ने कम नहीं करनी, सूबाई हुकूमतों की बात कर लें, वफाकी हुकूमत की बात कर लें, तो आप कम से कम ये जो लिस्टों में फ़र्क है वो ही कम कर लें कि जनाब उन्हीं को ठीक कर लें, ताकि लोग जो हैं वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और कोई खुशफहमी लेकर जनाब वो दुकानों पर ना जाएं। आसिफ अली सैयद, फैसल खान, निदा मुमताज़, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप हमें मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। तो अभी तक तो नाजरीन बज़ाहिर मजमूई तौर पर लगता है कि सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है सब्जियों की हद तक, लेकिन फल और गोश्त बहुत महंगा है। पॉलिसीज पर हम देख रहे हैं नाकाम दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब कुछ खेल की बात कर लेते हैं। और उज़ैर, कल PSL 11 का फाइनल था, लाहौर का कसाफी स्टेडियम फुल था। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान शानदार मुकाबले की तवक्को थी, लेकिन लगता है कि किंग्समैन फाइनल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और 18 ओवर्स में सिर्फ 129 रन पर जी ढेर हो गए। और इस सीज़न की हॉट फेवरेट पेशावर ज़ल्मी के लिए 130 रन का हदफ कुछ बड़ा नहीं था, मगर शुरू में गिरने वाली विकेटों से लगा कि किंग्समैन जो है वो तारीख रकम कर देंगे। मगर पेशावर ज़ल्मी के एरन हार्डी की 50 और अब्दुल समद की बैटिंग ने तो जैसे फाइनल का रुख ही बदल दिया और 5 विकेटों से हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त देकर पेशावर ज़ल्मी जी दूसरी बार PSL चैंपियन बन गई। क्या शानदार फाइनल था। पेशावर ज़ल्मी ने वो कर दिखाया जिसका इंतज़ार उनके फैंस को 8 साल से था उज़ैर, ऑलमोस्ट। बिल्कुल वहाँ, और जहाँ पेशावर की जीत का जश्न है वहीं कुछ संजीदा सवालात भी हैं। बाबर आजम टॉप स्कोरर रहे, सुफियान मुकीम ने 21 विकेटें ली, लेकिन हमारे कई बड़े नाम अपनी टीमों पर बोझ बने रहे। मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और यहाँ तक कि मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी भी सीज़न में मायूस कुन रही। और देखना ये है कि क्या PSL अब सिर्फ एक मेला बनकर रह गया है जहां से सुबैर मिन्हास के अलावा कोई बड़ा टैलेंट अभी तक सामने नहीं आया। और पाकिस्तान को अगले 6 बार टेस्ट और वनडे खेलना है, तो क्या
इस फॉर्म के साथ हम इंटरनेशनल क्रिकेट का मुकाबला कर पाएंगे, उस पेट कर पाएंगे? बात कर लेते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब ने हमें ज्वाइन किया। याया भाई, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पेशावर ज़ल्मी ने तो जी 8 साल बाद टाइटल जीत लिया है। आपके ख्याल में इस सीजन में ज़ल्मी की कामयाबी का एक्स फैक्टर क्या रहा? बहुत शुक्रिया आपका उजैर। और ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पहले ही मैच से उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक ऐसा मैच जहां उन्होंने 215 चेस किए। बाबर आजम ने एक बैटर की हैसियत से फ्रंट से लीड किया और उनका भरपूर साथ कौशल मेंडिस ने दिया। और ये दोनों वो प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने अपनी क्लास को एक बार फिर बड़े भरपूर अंदाज में शो किया। जहां तक आपने ज़ल्मी की कामयाबी के मुहर्रिकात जानने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं है बल्कि सबका यही ख्याल है कि ये एक टीम वर्क था पेशावर ज़ल्मी का, जिन्होंने 9 साल के बाद उनको ट्रॉफी जीतने में मदद फराहम की है। आप अगर बैटिंग में बात करते हैं, उसके साथ मिचेल ब्रेसवेल, और जहां मौका मिला फरहान यूसुफ, जहां मौका मिला अब्दुल समद, मिचेल ब्रेसवेल, एरोन हार्डी। बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो सुफियान मुकीम ने फ्रंट से लीड किया, अब्दुल बासित, उसके अलावा खुर्रम शहजाद जिनको फाइनल में ड्रॉप किया गया, नाहिद राना, अशरफुल इस्लाम। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के मुहर्रिकात में शामिल हैं। और सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में नहीं बल्कि ग्राउंड फील्डिंग में भी उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में उन्होंने 2 रन आउट किए और सब चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया और उस प्लान में उनको कामयाबी मिली। अच्छा याया साहब, बाबर आजम ने एक बार फिर तनकीद करने वालों को बल्ले से जवाब दिया है। क्या उनकी कप्तानी में अब वो मैच्योरिटी नजर आ रही है जिसकी कमी पहले महसूस की जाती थी? माम देखिए, अगर आप बाबर आजम की स्पेशली बात करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक बैटर की हैसियत से इस टूर्नामेंट में 588 रन करना, अगरचे फाइनल में वो वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए, बट 588 रन मजाक नहीं होते। और टूर्नामेंट के 12 मैचों में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट जीती है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि एक बार फिर आप बाबर आजम के लिए जमीन आसमान के कलाबे मिला दें। एक खिलाड़ी का काम परफॉर्म करना होता है और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं, 142 वनडे इंटरनेशनल, 145 T20 इंटरनेशनल, लेकिन सबको उनका माजी पता है। और ये तो क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है किसको कहाँ कैसे मौका देना है। बट अगर आप मुझसे मेरी राय पूछती हैं तो बाबर आजम को अपनी इस फॉर्म को कैश कराना चाहिए। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बेहतरीन बैटर का अवार्ड जीते, बेहतरीन अंदाज में टीम को लीड किया, चैंपियन टीम के कप्तान बने, उनको अब अपने खेल के साथ इंसाफ करना चाहिए। और ज्यादा दूर नहीं, अभी बांग्लादेश के दौरे में पाकिस्तान टीम पहुंची हुई है, बाबर आजम टीम को लेट ज्वाइन करेंगे। उनके लिए बेहतरीन मौका है कि अपनी फॉर्म से, अपनी बैटिंग से पाकिस्तान टीम को जो है वो कामयाबी दिलवाएं। और रही जहां तक बात कप्तानी की, तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब बाबर आजम को इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और बाबर आजम को एक बैटर की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से अपना इंटरनेशनल करियर जो है वो रिज्यूम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिकेट के खेल में क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। आप एक कप्तान की हैसियत से खेलते हैं तो अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ आएगा। तो एक खिलाड़ी की हैसियत से बाबर आजम को जो है वो इस वक्त जो तनकीद का वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सामना कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नहीं है, सिर्फ इनफरादी रिकॉर्ड उनकी कारकर्दगी के साथ एसोसिएट हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी कारकर्दगी से जो है अपने क्रिटिक को जवाब। याया साहब, जिस तरह से आपने पेशावर ज़ल्मी की जीत के पीछे जो मुहर्रिकात है उसकी बात की, टीम वर्क की आपने बात की, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर अगर हमारा जो कौमी स्क्वाड है वो भी इसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ चले, सबको साथ लेकर चला जाए, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा हो, तो आपको लगता है कि इसका असर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में भी नजर आ सकता है टीम वर्क का? देखिए, कल सहाफत का आलमी दिन मनाया गया और कहा यह गया कि जनाब सहाफत में जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, सहाफियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि भाई सहाफी है कौन?
जिसके पास मोबाइल फोन है वो साफी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और साफी बनने के लिए आपको कुछ कवायद और ज़वाबित पूरे करने पड़ते हैं। और आपके सवाल के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आपने कहा कि जो पेशावर ज़ल्मी जिस तरह सिंक्रोनाइज़ हुई टीम, जिस जी। तरह फील्डिंग, जिस तरह ग्राउंड में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। उनकी टीम मैनेजमेंट जिसमें मिसबाह उल हक, अज़हर अली, ओटिस गिब्सन, अज़हर महमूद, मोहम्मद अकरम शामिल थे। उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। देखिए, आप जब कामयाबी हासिल करते हैं, तो बहुत सारे दावेदार सामने आ जाते हैं। लेकिन जब आप हार जाते हैं, तो आप यतीम की तरह जो है अकेले खड़े होते हैं। तो यही इस दौर की सहाफ़त और सोशल मीडिया का ख़ासा है कि एक दिन आपको चाँद पे लेकर चले जाएँगे और अगले दिन जो है मट्टी में मिला देंगे आपको। अब ये कह देना कि जी पेशावर ज़ल्मी जीत गई है, तो जो पेशावर ज़ल्मी की सोच है, जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट है, जो बाबर आज़म की कप्तानी है, जो बाबर आज़म की बैटिंग है, जनाब बस यही आखिरी है। ऐसे नहीं होता। और जहाँ तक रही पाकिस्तान टीम की बात, तो पाकिस्तान टीम एक मुल्क की टीम है और वो मुल्क की टीमों के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो मुकाबला करती है। जब मुल्क की टीम बनती है तो दूसरी मुल्क की टीम भी आती है, वो तमाम जो है वो होमवर्क करके आती है और वहां पर आपको बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है। बेशक। हमारी टीम के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, हमारी टीम के इन मसाइल में कुछ मखसूस खिलाड़ियों का बड़ा किरदार है और इन चीजों को देखना पड़ेगा। इन चीजों को आप पीछे रखकर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल जायज़ साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जिसकी कारकर्दगी होती है, धूम भी उसी की होती है। ये दुनिया का दस्तूर है, यही हम देखते आ रहे हैं। जो चमकता है वही बेहतर लगता है और अदरवाइज तो फिर जो नहीं काम करके दिखा सकता है, जो कारकर्दगी नहीं दिखाता, उसको फिर दुनिया इसी नज़र से देखती है। लेट्स सपोज अगर मोहम्मद आमिर की हम बात कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं, हसन अली, क्या हम कह सकते हैं कि इन सीनियर खिलाड़ियों का PSL और कौमी टीम में सफ़र अब तमाम हो चुका है? माम देखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सब एक जैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। आमिर की जहां तक आपने बात की, देखिए वो एक इंडिविजुअल हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अपने आप को अलग कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और पहले मैच में उनके 50 रन बने, लास्ट मैच में 60+ रन बने, लेकिन बीच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कदर बेहतर परफॉर्मेंस दी। फ़हीम अशरफ की आपने बात की, देखिए वो पाकिस्तान टीम के साथ नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ के रोल के हवाले से ना पाकिस्तान टीम को पता है, ना उनकी फ्रेंचाइज को पता है। लास्ट ईयर वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल में पहुंची थी। नदीम उमर की मैनेजमेंट ने जिस तरह फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज किया, उनसे परफॉर्मेंस करवाई। फ़हीम अशरफ को सिर्फ टीम में रखकर नंबर पूरे नहीं करने आपने फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना है। आपको याद होगा इस साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में एक हारा हुआ मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीता था और फ़हीम अशरफ ने वहां पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। फ़हीम अशरफ से कप्तान बॉलिंग ही नहीं करवाते। फ़हीम अशरफ किस लिए टीम में खेल रहे हैं ये कप्तान को नहीं पता, कोच को नहीं पता, ना वो बॉलिंग करते हैं ना वो बैटिंग करते हैं। तो इस तरह तो आप फ़हीम अशरफ को जाया कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे इस टूर्नामेंट में 6 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके, परफॉर्मेंस 6 आने की नहीं थी उनकी। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रहे। मोहम्मद रिजवान ने माजी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वो अब पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर हैं, टेस्ट टीम के साथ बांग्लादेश गए हुए हैं। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अच्छा करेंगे तो टीम के साथ रहेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो मोहम्मद रिजवान की तरह टीम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको टीम में रहना है और अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी रहना है। तो या साहब हम देखें समीर मनहास, हुनैन शाह के अलावा आपको और किस प्लेयर में स्पार्क नजर आता है कि वो इन फ्यूचर कौमी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो सकता है? देखिए उधर अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग 11 की बात करते हैं जी, तो पाकिस्तान सुपर लीग 11 समीर मिनास नो डाउट बहुत अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को कोई प्लेयर मिला है जी तो उसका नाम है फरहान यूसुफ। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, बैटिंग में उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग से साबित किया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और एक बैटर के लिए एक बेहतरीन फील्डर होना बहुत जरूरी है। कौन है फरहान यूसुफ? पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन है और बहुत पोटेंशियल उनमें है और वो ये रहा है कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त खेलना चाहता है, या तो वो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहता है, वो इनिंग का आगाज करना चाहता है, अगर वो मिडल ऑर्डर है तो तब भी वो ओपनर की हैसियत से खेलना चाहता है। पाकिस्तान टीम में 6 ओपनर खेल रहे हैं,
ऐसे में आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो तेज भी खेल सकता है। तो फरहान यूसुफ में मैं वो सलाहियत देख रहा हूँ, वो अहलियत देख रहा हूँ, वो जोश देख रहा हूँ, वो जज्बा देख रहा हूँ, जो आपको एक लंबे अरसे तक जो है वो यूनुस खान, मिसबाउल हक, इंज़मामुल हक, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं। यार साहब, अगर हम सुफियान मुकीम की बात करें, उन्होंने 21 विकेटें लेकर सबको मुतासिर किया है, तो आपको मुस्तकबिल में लगता है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के रेगुलर हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, वो खेले हैं पाकिस्तान टीम से और अपनी खराब कारकर्दगी की वजह से ही वो टीम से बाहर हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लास्ट ईयर पाकिस्तान सुपर लीग में बेस्ट बैटर थे, हसन नवाज बने थे, आज वो किधर हैं? तो सुफियान मुकीम ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपना एटीट्यूड भी ठीक करना होगा और उनको इस कारकर्दगी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ तकाजे अलग हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों की अहलियत अलग है। यहाँ पर जो खेल रहे थे उनसे बढ़िया आपको प्लेयर खेलते हुए मिलेंगे। तो सुफियान मुकीम के हवाले से कहते हैं कि जी उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप को बेहतर साबित करना है। आपने अपनी इस परफॉर्मेंस को कैश इन करना है। सुफियान मुकीम बेस्ट बॉलर बने हैं, बट उनकी जो मैं कहूंगा कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में वाइट बॉल क्रिकेट इतनी मिलने वाली नहीं है। अब देखना ये कि क्या उनको 3 एक रोजा मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। वो T20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट में कैसे अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, कैसे कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और PSL सीजन 11 के हवाले से अपना बड़ा भरपूर और बेहतरीन तज्जिया भी दे रहे थे और बता रहे थे कि जनाब किस खिलाड़ी की कारकर्दगी इस काबिल रही कि जनाब वो कौमी स्क्वाड में हिस्सा बना सकता है और हमें कौमी स्क्वाड में भी आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है या नहीं। और अभी तक जो जनाब नाम सामने आया वो फरहान यूसुफ का ही नाम जो है वो सामने आया है कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। मिडिल ऑर्डर में रहते हुए उन्होंने बड़े तेज रन्स बनाए हैं और कौमी स्क्वाड में जगह बनाने के वो हकदार भी हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, आपने कभी गौर किया हो कि जब कहीं आग लगती है तो हम सबका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? हम उस जगह से दूर भागते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस तपती आग और काले धुएं की जानिब दौड़ते हैं, ये जानते बूझते भी कि शायद वो वापस ना आ सके। आज 4 मई है, आलमी फायर फाइटर्स डे। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन 5 ऑस्ट्रेलवी जवानों की याद है जिन्होंने 1999 में दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। फायर फाइटर्स अपनी खुशियां और अपनी रातें कुर्बान कर देते हैं ताकि हम अपने घरों में सुकून से सो सके। सिर्फ पंजाब की बात करें तो गुज़श्ता 1 साल के दौरान आग लगने के 28,000 से ज़्यादा वाक़यात हुए। कराची जैसे मेगा सिटी में जहां बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 250 फायर स्टेशन होने चाहिए थे, वहां हम सिर्फ 28 स्टेशन के सहारे बैठे हैं। 15,000 फायर फाइटर्स की जगह सिर्फ 930 जवान पूरे शहर की जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं। और फिर सानहा गुल प्लाजा, बड़ा ही दर्दनाक वाकया, उसको कैसे भूला जा सकता है। कराची में तो इस तरह के वाकयात आमतौर पर ही हम देखते हैं। और इन अदादो शुमार का दूसरा रुख देखें तो रेस्क्यू 1122 पंजाब की कारकर्दगी जो है वो काबिल सत्ताइश है, जिन्होंने बर वक्त पहुँच कर तकरीबन 69 अरब रुपए की इमलाक को राख होने से बचाया। लेकिन सवाल ये है कि हम उन्हें दे क्या रहे हैं। लाहौर शहर में 260 गाड़ियों की ज़रूरत है और हमारे पास सिर्फ 58 फाल हैं। एक और तशवीशनाक नाज़रीन बात यह है कि हालिया ऑडिट में 1700 से ज़ायद इमारतों को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है, जहां आग बुझाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं है और आग लगने के वाक़यात में सालाना 35% इजाफा हमें वार्निंग दे रहा है कि बिल्डिंग कोड्स पर अमल करने के साथ साथ इदारों को जदीद स्नॉकल्स और आलात देने होंगे। आज जब आप कहीं से गुजरें और किसी फायर स्टेशन को देखें तो उन जवानों को एक मुस्कुराहट और सलाम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा एतराफ़ उनकी थकन मिटा सकता है, जो अपनी जान पर खेलकर जी इन तपती और आग लगी बिल्डिंग्स में घुसते हैं। और मुझे बिल्डिंग कोड्स की जहाँ तक बात हो रही है, बिल्कुल इन्हें सैल्यूट करना चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए और इन्हें फैसिलिटेट करना चाहिए। जो भी उन्हें चीज़ें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए आग बुझाने के लिए,
और गुलबर्ग का आपको वाकया याद होगा, एक होटल के अंदर कसीरुल मंजिला होटल की इमारत के अंदर आग लगी थी और उसके बाद हमने देखा था एक्शन हुआ। होटल इंतजामिया पर भी जनाब FIR हुई क्योंकि उन्होंने जो बंदोबस्त है आग बुझाने का वो नहीं किया हुआ था, फायर सेफ्टी के हालात उनके पास मौजूद नहीं थे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या छोटी बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट उनको भी रेगुलेट कर रही है, उन्हें भी कह रही है कि जनाब आप फायर सेफ्टी के जो आलात हैं वो ज़रूर नस्ब करें, अदरवाइज फिर विजिट किया जाता है और फिर आपको फाइन भी किया जाता है। तो ये बड़ा खुश आइंदा है, हमें भी इसमें ताउन करना चाहिए। और अगर हम कराची की बात करें, कराची में कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनको बता दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है, तो उनको भी चाहिए कि बिल्डिंग्स के अंदर भी इस तरह के इंतजामात हों कि सारा प्रेशर इन पर ना आए, फिर हम अमले का दोष दे देते हैं या फंड्स की कमी का दोष दे देते हैं या फिर कोई ना कोई एक बहाना या बयान या सियासी बयान आ जाता है। लेकिन इस तरह के लोगों की हम मदद करने को तैयार नहीं है। जब आलात पूरे नहीं होंगे, उनका सामान पूरा नहीं होगा, वो आपको कैसे सहूलत दे सकते हैं? तो उनका भी ख्याल रखना सोचने की बात ये, मुख्तसर बात ये है कि जनाब ये जो आग बुझाने के आलात हैं, आप गवर्नमेंट पे क्यों रह रहे हैं? आप खुद खरीद लें, अगर आपकी बिल्डिंग है मिलजुल के आप खरीद लें कलेक्टिवली, और ये जितनी भी इनकी कीमत है आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और ज़ैर, आपको लगता है कि जेल की 4 दीवारी और ऊंची सलाखें किसी इंसान की सोच बदल सकती हैं? शायद ऐसा नहीं है, लेकिन इल्म ये मोजज़ा कर सकता है। पंजाब की जेलों से एक ऐसी खबर आई है जो इंसानियत पर हमारा यकीन मज़ीद पुख्ता कर देती है। पंजाब हुकूमत ने जी 44 जेलों में तालीमे बालिगा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। और ये सुनकर हम देखते हैं कि आंखें जी रोशन हो जाती हैं कि सूबे भर में 176 लिटरेसी सेंटर्स कायम हो चुके हैं, जहां 17,000 से ज़ायद कैदी इस वक्त कलम और किताब से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। और जेल का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं है बल्कि इस्लाह करना होता है। और वाकई जी इस्लाह का रास्ता सिर्फ तालीम के मदद से ही हम देखते हैं कि गुजर के जाता है। और कितना बड़ा इनकलाब है कि जो हाथ कभी जुर्म की सयाही में डूबे थे, अब वो अपनी ज़िंदगी का नया बाब लिखते हैं। बिल्कुल जी, और ये एक साइलेंट हम देख रहे हैं कि इनकलाब भी है। और इस प्रोग्राम का सबसे दिलचस्प और मौसर पहलू ये कि जेलों के अंदर मौजूद पढ़े लिखे कैदियों को ही टीचर का दर्जा दिया गया है। यानी वो कैदी जो पहले से तालीम याफ्ता हैं, अब वो दूसरे कैदियों की ज़िंदगियों में उजाला कर रहे हैं। और हुकूमत ने इसके बदले उनके लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। यानी जो कैदी पढ़ेगा या पढ़ाएगा उसे सज़ा में खुसूसी रियायत मिलेगी। कैदियों की तालीमी स्क्रीनिंग भी हो रही है ताकि हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक तालीम दी जा सके। और जब ये कैदी रिहा होकर माशरे में वापस जाएंगे तो उनके हाथ में जुर्म का ठप्पा नहीं बल्कि तालीम की सनद होगी। और ये कदम उन्हें दोबारा जुर्म की जानिब जाने से रोकेगा और उन्हें एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर जीने का मौका फराहम करेगा। तो जनाब बहुत ही खुशाइन खबर है और बहुत ही अच्छा काम है जो कि किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसे नेक्स्ट लेवल पर जनाब लेकर जाया जाएगा और स्पेशलाइजेशन जो है वो भी करवाई जाएगी। अभी ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, अब वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होता है और आप जानना चाह रहे होते हैं कि जनाब इस वीक में सितारों का हाल अहवाल क्या रहेगा और कौन से फैसले आपको लेने चाहिए और किन चीज़ों में अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए या उन चीज़ों से जनाब बाज रहना चाहिए जो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। और स्पेशली जो कि अपना ज़ोडिएक साइन देखकर बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं ना, उनके लिए तो ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ अजीबो गरीब चीज़ें भी हो रही होती हैं और जो कि आपके इल्म में नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में होती हैं। और सबसे ज़्यादा और बरहक और जो अल्लाह की ज़ात है वही बेहतर जानती है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, उस ज़ात पर सब कुछ छोड़ दें। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम कुछ ना कुछ इस तरह के डॉट्स जोड़ना चाहते हैं कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होगा और किस तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। तो उस डॉट से डॉट जोड़ने के लिए हमारे साथ जी टैरो कार्ड रीडर मौजूद हैं। वो सितारों का हाल, सितारों की चाल बता सकते हैं और आपकी ज़िंदगी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलते हैं जी मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद साहब के पास और उनसे जानते हैं कि क्या हो सकता है आज के हफ्ते में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो बताइएगा, पहला सितारा बुर्ज हमल, इसके क्या सितारे कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से वीक का आगाज़ आप करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त खबरें, कार्ड तो आपकी तरफ जाते हैं जनाब। मरकरी डायरेक्ट हो रहा है आज की डेट में। और मरकरी होता क्या है? अक्ल, फहम, नॉलेज, विजडम, बरवक्त फैसले, तहकीक और मई का महीना, कम्युनिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपको आज के वीकली हॉरोस्कोप में मिलेंगी, क्योंकि 4 मई से लेकर 10 मई बड़ी तब्दीलियां मरकरी के आने से। सबसे पहले एरीज, बुर्ज हमल, डायरेक्ट रीडिंग, पावरफुल एनर्जी,
कामयाबी, आज से बड़े फैसलों का दिन और आज से इस वीक का आगाज बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ चलेगा। कामों में बड़ी जबरदस्त मदद होने वाली है, होगी भी, लेकिन किसी बात को दिल पर मत लीजिए। लेकिन दाऊद साहब जो वो दिल का कार्ड है, मैंने देख लिया था। ये मैंने कहा जो पत्ते की बात है वो तो बेचारे की गिर गई। ये देख ले, ये हमने तो ये जो पत्ता आपकी तरफ गया है ना, तो बात दिल पे नहीं लेनी। अच्छा, दिल पे आपके पत्ते ही आपके कंट्रोल में नहीं। तो जनाब सेकंड कार्ड की एनर्जी में बात करते हैं जनाब, जॉब, बिजनेस और कैरियर की। तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में पॉजिटिव रहना है, मायूस नहीं होना, अपने कामों को ज्यादा करने की कोशिश करनी है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में माजी से बाहर निकलें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन, तलबा तालबात को फोकस बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब, हेल्थ बेहतरीन है, वॉक कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, बवक्त ज़रूरत आपकी ट्रैवलिंग आपको कामयाब करेगी। और यहाँ पे आज सन मैसेज है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आपको आपकी एनर्जी का पता चलेगा। और या जल जलाली वाली कराम 21 मरतबा रोजाना आपकी एनर्जी को करेगा बूस्ट। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरस, अर्थ साइन, मरकरी की डायरेक्ट एनर्जी आपकी एनर्जी पे क्या असर डालेगी? तो टॉरस वालों की स्टोरी, ऑप्शंस मिलने जा रही हैं और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं आपकी। अगर वालिदैन है तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, और आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी आपके लिए इस वक्त हेल्प कर रहे हैं। क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि आपको पता चलेगा कि अब हमने डिसीजन क्या करना है और किस तरफ जाना है। और जनाब यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन, कुछ चीज़ें जो नहीं काम हो रहे थे वहाँ पे मदद आएगी और कोई बड़ा डिसीजन भी होगा। जॉब और बिजनेस में अपनी बातों को जितना अपने तक रखेंगे उतना फ़ायदा, लेकिन रूहानियत से और दुआओं की कबूलियत से फ़ायदा उठाएं। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नेगेटिविटी हो सकती है, चीटिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन में फोकस बेहतर करना चाहिए। हेल्थ बेहतरीन नज़र आती है। और ट्रैवलिंग एहतियात करिएगा। और जनाब आप लोगों का इस वीक का मैसेज है सूरज का, सन का, कि अभी थोड़ा सा वेट कर लें, इंतज़ार कर लें। जो आप बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं वो सही वक्त नहीं है। और क्या नहीं करना, ऑप्शन ज़्यादा है, कामों में ज़्यादा हेल्प के लिए वाइट कलर का इस्तेमाल भी करिएगा, कपड़े पहनिएगा, वाइट कलर का सदका करिएगा, फ़ायदा होगा। जेमिनी, बिल्कुल जनाब, जेमिनी मैंने आपको पहले ही कहा था, मरकरी और वो जेमिनी में भी आ चुका है, जो कि 84 ईयर्स की एनर्जी अब चेंज होगी। 2033 तक रहेगा। तो जेमिनी अकल, फहम, और यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात करूँ जेमिनी, तो सुस्ती और काहली खत्म होगी, जो कि आपके कामों में रुकावट चल रही थी। जेमिनी की एनर्जी में कुछ चीजें जो आपके माइंड में चल रही हैं, जो कि प्लानिंग का हिस्सा हैं, अब उसको पाया तकमील तक पूरा करने का मौका आ चुका है, जिसका आपको था इंतजार। और वो थे माली मामलात, आपके कैरियर के मामलात, आपके फाइनेंशियल मामला, जो कि आप चाहते थे सही तरीके के साथ आगे लेकर जाना। तो अब वो चेंज, और वो अब ही इसी वीक में चेंज है। जबरदस्त। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में खुशहाली है, पैसा है, कैरियर है, बरकत है, सुकून है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में खुशियां हैं। फैमिली से मुतल्लिका जिनके रिलेशन में चल रही थी प्रॉब्लम, वहां आएगी शांति, मोहब्बत, प्यार। और जनाब अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बहुत अच्छी एनर्जी है। हेल्थ की बात करूं तो बेहतरीन सेहत के मामलात। और ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, रूहानी सफर पेश आ सकता है। क्या नहीं करना, हर चीज को मोहब्बत से ही डील करना है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। और पढ़ने के लिए या रहीम या करीम का विर्द। और सन मैसेज दे रहा है कि जो चीजें, जो मामला आप चलाना चाह रहे हैं, अब वेट ना करें। ठीक है। बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान की बात करें तो सरतान वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो आप कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हैं। कैंसर वालों की बात, वाटर वालों की बात, पानी का सदका भी इस वीक में आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। अभी कंफ्यूज नजर आते हैं किस बात को लेकर। डेवल है, नेगेटिविटी है, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए प्रॉब्लम बना के बैठे हुए हैं, जो कि आप के विजन और आपकी सोच की वजह आगे बढ़ना चाहते हैं ना, नहीं हो रहा, तो इसलिए आप कंफ्यूज हैं, प्रेशर है। लेकिन अंधा एतमाद बिल्कुल ना कीजिएगा। तो ये वीक आपका एहतियात का है, कंसेरियन एहतियात करें। जॉब और बिजनेस में बिल्कुल कोई हेल्प मिलेगी, पैसा आएगा, आपके इर्द गिर्द के लोग भी तैयारी करेंगे। मोहब्बत में भी चेंज आ रहा है। और एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ जबरदस्त है, ट्रैवल
बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी एहतियात से चलानी है। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे ना इस वीक में, तो आपका ध्यान कहीं और मसलों में, टेंशन में वहां ना लेके जाएं। कुछ भी हो, चाहे सफर में की हालत में हो, तो फोकस बेहतर करें। क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, बल्कि डिप्लोमेटिक तरीके से चलना है। और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वेद आपकी एनर्जी को इस वीक में बूस्ट करेगा। लियो बुर्ज असद वालों की बात करें तो लियो वालों के साथ क्या होने जा रहा है? बेहतरीन एनर्जी, बर वक्त फैसले, वीएन बड़ा जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त आगाज। शमसी पावर्स मरकरी की एनर्जी को रिसीव करके आपके हालात में, आपकी एनर्जी में एक बूस्ट लेने जा रहे हैं इस वीक में। और पुराने काम बिल्कुल होंगे, अपने घर के काम होंगे, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लियो वालों की तो होने जा रही है मौजें, लेकिन पैसों को सही तरीके से खर्च करना ही हकीकत में दानिशमंदी है। और जनाब बात करें जॉब और बिजनेस में, बहुत ज्यादा काम है, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए एफर्ट ज्यादा। मैरिज और रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट है, मोहब्बत है और अच्छी एनर्जी है जनाब। और एजुकेशन सुस्ती और काहली से निकल जाएं, होगा फायदा। हेल्थ, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, कम से कम आपको इस वीक में 10 से 15 गिलास जरूर पानी पीना चाहिए, क्योंकि वाटर की एनर्जी है इसके, क्योंकि आप लियो हैं, आग हैं और फायर को पानी की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर पिएगा पानी, आपको तो जरूरत पड़ेगी। और जनाब ट्रैवल एहतियात से करिएगा। और क्या नहीं करना, एक नए दौर के आगाज के लिए बर वक्त फैसला करना है, तो जनाब इससे होगा फायदा। और पढ़ने के लिए या जलजलाली वाली क्राम 21 टाइम आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। विर्गो अर्थ साइन, जनाब विर्गो को भी मरकरी नॉलेज, मरकरी पावर बिल्कुल मिलता है। विर्गो की अर्थ साइन के साथ ताल्लुक है। विर्गो की एनर्जी की बात करूं तो अचानक से तब्दीलियां, ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, नेक्स्ट एनर्जी से पता चलेगा। और ये बिल्कुल पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। अचानक से पैसा, लॉटरी, पैसा, इज्जत, वकार बिल्कुल मिल सकता है। और डिटर्मिनेशन बहुत हाई है, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी ही बड़ी जबरदस्त है। और जॉब और बिजनेस की बात करूं तो पावरफुल एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सी चीजें जो आपके माइंड में चल रही हैं, अब मरकरी की डायरेक्ट एनर्जी आपके ऊपर है तो फायदे हैं। मोहब्बत की बात करूं तो किसी से फजूल में इस वीक में लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करनी, बस देखना है, सी एंड वेट। और जनाब एजुकेशन बैलेंस करना सीख लीजिए। हेल्थ बेहतरीन है। अच्छा जी, इस वीक में विर्गो वाले जितना जल्दी उठेंगे उतना, यानी कि सन की एनर्जी आपको ऑब्जॉर्व करेगी। और जनाब यहाँ पे 5 रब्बी को मातुकज़िबान का वेद और मेडिटेशन आपकी एनर्जी को 4 चांद लगा सकती है। हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी आपको बूस्ट करेगी। लिब्रा बुर्ज में जान वालों की बात करें तो वीनस और मरकरी का डायरेक्ट होना मोहब्बत की एनर्जी के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का रोल अदा करता है। और जनाब यहाँ पे मायूसी और उदासी में बैठे क्यों हैं आप, निकलें, क्योंकि सेकंड कार्ड की एनर्जी आपके वर्ल्ड की एनर्जी, आपके हालात की एनर्जी में एक चेंज लेकर आ रही है। और थर्ड कार्ड, अपनी सुस्ती और काहली से निकलें। चीजें बेहतर होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपके अपने माइंड में जो मामला चल रहे हैं वो ही रुकावट है इस वीक में, उनको ठीक करना है। जॉब और बिजनेस में ऑप्शन बेहतरीन मिल रही है और मोहब्बत बहुत जबरदस्त, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त, जितना राब्ता होगा उतने होंगे फायदे। एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ जबरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। क्या नहीं करना, ज्यादा सोचो में नहीं पड़ना, प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल जितना होंगे उतना फायदा होगा। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोजाना आपकी एनर्जी को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट करेगा। पढ़िएगा और उठाइएगा फायदे। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों की बात करें तो ये मार्स, बिल्कुल मार्स, जंगो जदल, इमोशंस, पेशेंस और ऊपर से मरकरी का डायरेक्ट होना, तो क्या लेकर आ रहा है जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में? तो सुस्ती और काहली छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा काम, ज्यादा पैसा और ज्यादा पावरफुल होने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब काम काफी ज्यादा है। अब उसकी प्लानिंग की जरूरत है। ये वीक आपकी प्लानिंग का वीक मैं कह सकता हूं थर्ड कार्ड की एनर्जी में, और उसी से आपको होगा फायदा। एंड ऑफ द वीक में फायदा उठाएंगे। और जॉब बिजनेस में
बिल्कुल एतबार नहीं किसी पे ठीक है। करना, मोहब्बत में पॉजिटिविटी है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है, और ट्रैवल ना करिएगा और पढ़ने के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। Sagittarius। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करें तो कामयाबी है, बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, जुपिटर बड़ा ज़बरदस्त है, मायूसी से निकलना एंड ऑफ द वीक में मायूसी हो सकती है, जॉब और बिजनेस में माजी से निकले, मोहब्बत में एतबार नहीं करना, एजुकेशन ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवल बिल्कुल करेंगे, फायदा होगा। जबरदस्त। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न कुछ बड़ा करने की कोशिश में, डिटर्मिनेशन बहुत आई है, जज्बे के साथ ही है, आपका आगाज को डिसीजन लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं लूं कि ना लूं, लेकिन ये डिसीजन अपने तक रखिएगा, लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, हिडन चीजों के ऊपर पावर हो सकती है। जॉब और बिजनेस में अभी नहीं पैसे आ रहे, थोड़ा सा मुश्किल है, मैरिज और रिलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, एजुकेशन थोड़ा ठीक है, बेहतर है, और हेल्थ का ख्याल करें, खाना वक्त पे खाएं, ट्रैवल एहतियात करनी चाहिए। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो एक्वेरियस बेहतरीन आगाज है, इसी वीक में चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन अपने तक हैं और उसी से ही फायदा है, और पैसों के मामला के ऊपर आपको चेंज मिलेगा, माली तौर पे चेंज देख रहे हैं। जॉब और बिजनेस में बेहतरीन एनर्जी है, मोहब्बत में कामयाबी है, एजुकेशन जबरदस्त है, हेल्थ भी बेहतरीन है, और ट्रैवल भी कर रहे हैं, और ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पाइसेस ने क्या करना है और क्या नहीं करना। पाइसेस वाटर साइन और पाइसेस मार्स की एनर्जी भी साथ है। पाइसेस क्यों अपने आप से लड़ रहे हैं, क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों अपने मामलात को खराब कर रहे हैं पाइसेस वाले, तो क्यों कर रहे हैं, उदास हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, थोड़ा सा ज्यादा करना चाहते हैं ना, इसलिए वो ज्यादा की तलब में प्लान की जरूरत है, और वो मिलके तो रहना है एंड ऑफ द वीक में। तो लवर्स दुनिया से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, इश्क करती है, और जनाब जॉब और बिजनेस में डबल माइंडेड हैं, अभी थोड़ा सा एहतियात कर लें, मोहब्बत में अंधा एतमाद नहीं करना, एजुकेशन बेहतरीन है, हेल्थ ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर रहे हैं, और पढ़ने के लिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल। जैसे लगता है पाइसेस को आपने आंखों में रखा, उससे बातें करते हैं, इनडायरेक्ट बातें करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। ये पाइसेस को हमेशा आप कहते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, हमेशा पाइसेस का सितारे बोलते हैं। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, आपने अपने सितारों के हवाले से जान लिया कि जनाब इस हफ्ते में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हम ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम रोज़ सुनते हैं कि आईटी पाकिस्तान की मईशत को बचा लेगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस वक्त एक आम फ्रीलांसर या किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, और अगर वो अपने काम के लिए $20 की कोई ऐप ख़रीदता है तो बैंक चार्जेस, वफाकी टैक्स और अब सूबाई सेल्स टैक्स मिलाकर उसे 35% तक इजाफी रकम भरनी पड़ रही है। और हम डिजिटल इनकलाब की बातें तो करते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सहूलियात हम देखें तो ख़ित्ते के कई ममालिक जो हैं पाकिस्तान जो है उनसे पीछे है। और सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स की अगर हम बात कर लें, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठते हैं। डेटा बताता है कि गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान में स्टार्टअप फंडिंग में 80% तक कमी आई है। एक तरफ तो हम डॉलर लाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसी तबके को दोहरी टैक्सेशन के चक्कर में उलझा दिया गया है। आज हम इसी सूरत हाल का जायजा लेंगे और जानेंगे कि क्या हम वाकई डिजिटल हैं या सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने का नया कोई जरिया तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची सैयद असफर हुसैन साहब। असफर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैक्सेस की भरमार है। एक आम पाकिस्तानी सारिफ जब इंटरनेट पर कोई भी डिजिटल सर्विस या ऐप खरीदता है तो उसे कदम कदम पर टैक्सेस के एक ऐसे जाल का सामना करना पड़ता है जो उसकी जेब पर 35% तक भारी पड़ता है। ऐसे में आप बताइएगा कि डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब क्या पूरा हो सकता है? शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा ख्याल से डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हो रहा है, और जब जो आप ये बता रहे हैं ये कॉस्ट का एक हिस्सा है, जो हम किसी भी डिजिटल टूल्स की कॉस्ट की अभी बात कर रहे हैं, और उसमें हम फेडरल टैक्स और सूबाई टैक्स की बात कर रहे हैं, या टैक्स उसमें जो इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी टूल लेने पे उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो बिजनेस अगर चला रहे हैं आप और बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ कॉस्ट होती हैं, जिसमें एनर्जी की कॉस्ट होती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, जहाँ पे अब जो लोग हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, उनकी कॉस्ट होती है, और जहाँ तक पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे कंपनियां जो एक्सपोर्ट कर रही हैं
और ये आपके सामाईन को भी पता होगा, नाज़रीन को भी पता होगा कि पाकिस्तान में खासतौर पे एक्सपोर्ट कंपनीज जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, उनको सिर्फ 0.25 यानी 0.25% टैक्स देना होता है इनपुट्स पे, जो कि बहुत ही लो है, तकरीबन 0% है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस खबर को हम इस तरह देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सार्फिन के ऊपर जब टैक्स होता है तो उसकी कॉस्ट टूल्स की बढ़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी जो दूसरे मनात दी हुई है गवर्नमेंट ने, अगर हम पूरी इंडस्ट्री को देखेंगे तो उसको बहुत अच्छी मनात गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और बहुत सारे ऐसे कारोबारी शख्सियात जो पहले आईटी बिजनेस में नहीं थे वो अब आईटी बिजनेस में आ रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जाहिर है जब सर्विसेज बढ़ेंगी, किसी भी चीज की हम सर्विस यूज करेंगे, और एक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, तो उस सर्विस के इस्तेमाल करने से मुल्क में भी कुछ ना कुछ मुबादला उसमें टैक्स के मद में आए, वैसे इजाफा होना चाहिए आमदन में। लेकिन अगर वो आप इंडस्ट्री की एक बड़े लेवल पे देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। इंडस्ट्री को बहुत बड़ी छूट मिली हुई है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स, और आपको ये रिकॉर्ड बताएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, हर क्वार्टर पे आपको पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई इसी वजह से दिख रही। बिल्कुल असफर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, लोग इस तरफ बहुत रुझान भी रख रहे हैं और तरक्की के लिए भी समझा जाता है कि आगे डिजिटल दौर ही है, इस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप छोटे टैक्स की बात करें, लेकिन छोटे टैक्स करते करते ही आवाम पर बोझ बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट की सहूलत उस तरह से मिलती नहीं है जितना टैक्स आ जाता है, और ऐप की जिस तरह से आप बात करें, चैट जीपीटी की भी बात करें, तो 19% तक इजाफी सूबाई टैक्स देना पड़ रहा है। तो क्या दुनिया में कहीं भी IT टूल्स पर ऐसा कंज्यूमर टैक्स राइज है? देखें, वैसे तो यूनिफाइड टैक्स की बात होती है दुनिया भर में, लोग कहते हैं एक ही टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये अनोखी बात नहीं है, दुनिया भर में, भारत में भी हो चुका है ये। और सबसे अहम बात जो लोगों को जानना जरूरी है कि शुरू के फेजेस में यूरोपियन यूनियन के भी कुछ ममालिक में डबल टैक्सेशन होती थी। डबल टैक्सेशन कोई इलीगल चीज़ नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि मुख्तलिफ टेरिटरी के हिसाब से, यानी आप जब शहर से सूबे से विफाक जाते हैं तो मुख्तलिफ कवानीन इस्तेमाल होते हैं, उस कवानीन को आपस में हम आहंगी होनी चाहिए, ये अहम है। जहाँ तक आपने टूल्स की बात की, अगर आप देखें तो उसमें भी एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा सबके लिए, कि आप जितने भी टूल्स देखते हैं उस टूल्स में ये बहुत सारे इंसानों को भी रिप्लेस कर रहे हैं। ये दुनिया है, जनरेटिव AI की दुनिया है, जिसमें इन टूल्स की बदौलत बहुत सारा आपका काम भी हो रहा है। तो जाहिर है उस सर्विसेज बढ़ रही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, और जैसे ही हम ये AI प्रॉम्प्ट्स या AI के रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस करते हैं तो इसकी अपनी कॉस्ट भी बढ़ रही होती है। ये सारी कॉस्ट भी बढ़ेंगी और जाहिर है उन सर्विसेज का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। और अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे राय समझता हूँ कि इस इम्पैक्ट को आराम से बैलेंस आउट किया जा सकता है, जिससे एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी या इससे इन्हांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स होंगी वो कई गुना ज़्यादा होंगी, क्योंकि ये टूल्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। असफर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये IT टूल्स के हवाले से हम बात करें कि इस पर भी टैक्सेशन है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में आप नहीं समझते कि कुछ जो लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हुकूमत की कोशिश है कि आजकल लॉकडाउन है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों पर रहें, और घरों में रहकर आपको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ही वाहिद सहारा उनके पास होते हैं, लेकिन उन पर भी बड़ी भारी जो है वो टैक्सेशन है। ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं अगर आपके पास एक से ज़ायद OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप नहीं समझते कि मौजूदा हालात में कम से कम गवर्नमेंट को इस पर जो टैक्स हैं उनमें कमी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से ये बैलेंस आउट करेगी गवर्नमेंट, और ये हमेशा यही होता है कि एक मार्केट फीडबैक भी होता है जिससे कभी कभी, और पब्लिक का इसरार भी होता है जिससे फीडबैक भी मिलता है। लेकिन आप गवर्नमेंट की इसमें नीयत ये ज़रूर देखें कि जो अशिया इस्तेमाल हो रही हैं या जो सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी बदौलत आपने इकोनॉमी में उसकी सर्कुलेशन हो रही है उस सर्विस की, जाहिर है उसमें कोई ना कोई इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बैक होनी चाहिए उसकी।
जहाँ तक OTT प्लेटफॉर्म्स का कहा है, वो जाहिर है एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आप यूज़ करते हैं, एक फॉरेन सर्विस यूज़ करते हैं अक्सर लोग, उसके ऊपर टैक्स हो रहा है। मे बी वो गवर्नमेंट आगे देख सके कि शायद उसमें कमी आ जाए, लेकिन जाहिर है वो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। बट मैं इसको ये लार्जर पिक्चर में ये बताऊंगा कि हम ये नई चीज़ नहीं हो रही दुनिया में, ऐसे और ममालिक में भी होता रहा है। मेरा ये मानना है कि इस खबर को हम इस नज़रिए से देखें कि क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में आ चुके हैं और पाकिस्तान और दुनिया आ चुकी है, जैसे हम पहले चीज़ें इस्तेमाल करते थे हम उस पे कोई ना कोई टैक्स दिया करते थे, इसी तरह अब डिजिटल सर्विसेज क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, ज़्यादा बढ़ेंगी आगे, तो उनके भी मुख्तलिफ यूज़ करने की वजह से इकोनॉमी में उल्टा उसका कंट्रीब्यूशन ज़रूर आएगी। हमें उसको इस तरह देखना चाहिए कि ये फ़रोग होगा इसका, और इसीलिए देखें आप सर्विसेज भी बढ़ ही रही हैं, सर्विसेज में कमी नहीं आएगी क्योंकि ये ज़रूरत है लोगों के लिए, और इसीलिए इकोनॉमी में भी इसकी कंट्रीब्यूशन आएगी टैक्स के जरिए। सही, ये ज़रूरत है और इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर अगर ये टैक्स वसूल किया जा रहा है बकौल असफर साहब, बहुत ही छोटा मोटा सा टैक्स है और ये बेहतरी के लिए ही है और ये वसूल किया जाता है। दीगर ममालिक में भी इसी तरह की अप्रोच रही है। तो अगर ये देखना है कि विफाक और सूबे दोनों जो हैं वो पैरेलल टैक्स ले रहे हों, ये इसकी मिसालें कितनी मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, इस पर जनाब आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।